अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देखे हैं सैयद अली एकेडमी और आज की इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 5 अ सेल्यूलर लाइफ को जिक्र किया जा रहा है। आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन का जिक्र करें वायरसेस के हवाले से, क्योंकि अ सेल्यूलर लाइफ से मुराद जो है हमारे पास वायरस होते हैं। तो इंट्रोडक्शन के अंदर लिखा हुआ है, evolution reveals that life originated on the earth at the level of variety of molecules like DNA and protein which later on evolved into cellular life। यानी यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर इस पहली दो लाइंस के अंदर यहाँ पर ये बात हो रही है कि जब हमने इवोल्यूशन को देखा, यानी जब हमने ये देखा कि किस तरह से लाइफ ओरिजिनेट हुई है, तो लिंक जब देखा गया तो पता चला कि शुरुआत के अंदर जो जानदार जो इवॉल्व हुए थे वो ऐसे जानदारों में से इवॉल्व हुए थे जिनके पास सिर्फ डीएनए और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स थे। यानी कि पहले डीएनए और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स इवॉल्व हुए हैं और उसके बाद उन्होंने सेल मेम्ब्रेन को जो है फॉर्मेशन कर दी और इस तरह से जो हमारे पास लाइफ प्रोड्यूस हुई वो सेल्यूलर लाइफ बनी। तो शुरुआत में जो है इतनी कोई कॉम्प्लेक्स लाइफ नहीं थी बल्कि सिंपल लाइफ मौजूद थी। उसके अलावा लिखा हुआ, इन द बिगनिंग सम स्ट्रक्चर्स इमर्ज्ड विच लेक इंटेक्ट सेल्स आर लिविंग एंटिटी विदाउट सेल्स का नॉन सेलुलर लिविंग थिंग्स। तो शुरुआत के अंदर कुछ ऐसे जानदार इमर्ज हुए, कुछ ऐसे जानदार बने जिनके अंदर सेल्स मौजूद नहीं थे, तो उनको हमने नॉन सेलुलर लिविंग थिंग्स कहा, सच एज वायरसेस, प्रायोन्स एंड वायरोइड्स। अब इन जानदारों के अंदर जो नॉन सेलुलर जानदार हैं इनके अंदर वायरसेस, प्रायोन्स और जो है वायरोइड्स आ जाते हैं। वायरसेस जो होते हैं उनके अंदर डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का कवर मौजूद होता है। जो प्रायोन्स होते हैं वो सिर्फ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो वायरोइड्स होते हैं ये आरएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है, लिविंग थिंग्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज। जानदारों को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्टली लिविंग एंटिटीज आर मॉलिक्यूल्स एंड सेकेंडली कंप्लीट सेल बेस्ड ऑर्गेनिजम्स। शुरुआत के अंदर जानदारों को दो ग्रुप्स में हमने किस हिसाब से डिवाइड किया है। पहले वो जानदार जिनके अंदर सेल मौजूद नहीं है उनको हमने नॉन सेलुलर एंटिटीज कहा हुआ है और उनको हमने मॉलिक्यूलर एंटिटीज कहा हुआ है। और दूसरे जो है ऐसे जानदार जिनके अंदर कंप्लीटली सेल मौजूद है उनको सेल बेस्ड ऑर्गेनिजम्स कहा गया है। वायरसेस के हवाले से बात करें तो लिखा हुआ है, वायरसेस आर अ मेजर थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ एंड कंट्रीज इकोनॉमी। तो जानदार के अंदर यानी कि इंसानों के अंदर इंसानों की सेहत के लिए और इंसानों के अलावा जो बाकी जानदार हैं उनके लिए भी नुकसान पहुंचाने वाले वायरसेस होते हैं जो सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं और कंट्री की इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि वायरसेस की वजह से जो है काफ़ी सारे फसल जो है वो भी ख़राब हो जाते हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है, वायरसेस लाइक स्मॉल पॉक्स एंड इन्फ्लुएंजा काज मिलियन ऑफ डेथ इन द डिफरेंट एरा। तो जो वायरसेस हैं जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया और इन्फ्लुएंजा हो गया, इन्फ्लुएंजा जो है ये नज़ले ज़ुकाम के वायरस हैं और जो स्मॉल पॉक्स है इसकी वजह से दाने निकल आते हैं। इन्होंने भी जो है लाखों की तादाद में जो जानें हैं इंसानों की गंवाई हैं। और उसके अलावा रिसेंटली ड्यू टू द कोरोना वर्ल्ड हैज सफर मिलियन ऑफ डेथ एंड मैसिव डिक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स बाय द ईयर 2022। तो रिसेंटली देखा जाए जैसे मशहूर था कोरोना वायरस, इसने कई सारे लोगों को कत्ल भी कर दिया और इसकी वजह से जो कि लोग घरों तक महदूद हो गए थे तो काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ के काम भी रुक गए, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो थे उनको भी नुकसान पहुंचा, यानी कि हमारी इकोनॉमी जो थी वो डैमेज हो गई। तो यही लिखा हुआ है, मैनी वायरसेस आल्सो डैमेज क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, कि कई सारे वायरसेस जो हैं वो फसलों को तबाह करते हैं और जो हमारे पास लाइव स्टॉक यानी कि हमारे जो जानदार हैं पालतू जानदार उनको भी ख़त्म करते हैं। जैसे कि अभी बड़े एनिमल्स के अंदर लंपी वायरस की डिजीज़ चल रही थी जिस वजह से भी कई सारे जो है एनिमल्स के ऊपर दाने आ रहे थे और फिर वो मर रहे थे। अब हम आगे जिक्र करते हैं कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो दरअसल जो वायरस है उसके अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वायरसेस के अंदर लिविंग के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वायरस के अंदर नॉन लिविंग के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसीलिए वायरस को इंटरमीडिएट रखा जाता है, यानी कि वायरस जो है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आ जाता है। अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से, यहाँ जैसे कि लिखा हुआ है, वायरस कैरेक्टर्स आर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वायरस के पास दोनों के कैरेक्टर्स हैं। अ कंपेरिजन ऑफ दीज कैरेक्टर्स इज गिवन बिलो फॉर द क्लियर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान में कंपेरिजन दिया हुआ है ताकि वायरस के हवाले से हमें मजीद आसानी से पता चल सके। सबसे पहले लिविंग कैरेक्टर्स का जिक्र करते हैं कि वायरस के अंदर पाए जाने वाले कौन से लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लिखा हुआ है, वायरस रेप्लिकेट लाइक अदर ऑर्गेनिजम्स बाय यूजिंग होस्ट सेलुलर कंटेंट्स।
वायरस रेप्लिकेट होते हैं। वायरस अपने डीएनए की कॉपी बनाते हैं जैसे कि बाकी जानदार बनाते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि बाकी जानदार अपने सेल की कंटेंट्स को यूज़ करते हैं, वायरस जो है होस्ट के सेल के कंटेंट्स को यूज़ करके अपने आप को रेप्लिकेट करता है। यानी जिस सेल में वायरस जाएगा वहाँ के प्रोटीन्स, वहाँ के एंजाइम्स को यूज़ करेगा ताकि वो अपने आप को कॉपी कर सके। They have their own nucleic acid, either DNA or RNA as genome, and undergo mutation. वायरस के अंदर इनका खुद का न्यूक्लिक एसिड है और इनका न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए हो सकता है। अब इसके अंदर जितना न्यूक्लिक एसिड मौजूद है वो तमाम का तमाम इनका जेनेटिक मटेरियल है, तो उसके जेनेटिक मटेरियल को जीनोम कहा जाएगा। वैसे हमारे अंदर अलग अलग क्रोमोसोम्स में अलग अलग जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, तो हमारा जीनोम जो है वो कंबाइनली सबका सेल्स का जो है वो जीनोम काउंट होता है, जेनेटिक मटेरियल काउंट होता है। लेकिन इनके पास है ही एक डीएनए आरएनए, तो यही इनका कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल है। उसके अलावा इनका जीनोम जो है वो म्यूटेंट होता रहता है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर एक वायरस हमारे पास मौजूद है, उसको हमने हराने के लिए एक दवा यूज़ कर ली, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि वो दवा उसके ऊपर हमेशा कारगर रहेगी। वो अपने आप को चेंज कर देगा, अपनी वेरिएंट्स बना देगा और वेरिएंट्स पर वो दवाएं अब काम करने वाली नहीं है। उसके अलावा लिखा हुआ है वायरस जीनोम डिटरमाइंस इट्स फंक्शनलिटी एंड फॉर्मेशन ऑफ इम्पोर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ इट्स ओन स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस। तो वायरस के जीनोम की वजह से वो अपने इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स को बना लेता है जो उसको रेप्लिकेशन में या उसको स्ट्रक्चर बनाने में, जो उसका प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उस बनाने में काम आएंगे। वायरस आल्सो कंटेन सम प्रोटीन विच वर्क एज एंजाइम इन द होस्ट सेल। वायरसेस के पास कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं जो कि होस्ट सेल के अंदर जो है एंजाइम्स के तौर पर काम करेंगे। वायरस होस्ट सेल के भी एंजाइम को यूज़ कर सकता है और खुद के कुछ एंजाइम्स को भी यूज़ कर सकता है। वायरस इंटरेक्ट जेनेटिकली एंड फिजियोलॉजिकली विद द होस्ट ऑर्गेनिज्म दे इन्फेक्ट। वायरस जो है होस्ट जानदार के साथ, उसके सेल के साथ तो असरअंदाज होगा, लेकिन उसके जीन्स यानी उसके डीएनए के साथ में भी असरअंदाज होगा। वायरस आर इंट्रासेल्युलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरसेस को हम इंट्रासेल्युलर यानी सेल के अंदर दाखिल होने वाले और ऑब्लिगेट यानी बहुत ही शदीद और पैरासाइट कह रहे हैं। पैरासाइट ऐसे जानदार होते हैं जो होस्ट को नुकसान पहुंचाएंगे उसके अंदर जाकर के भी या बाहर जाकर के भी, लेकिन जैसे कि लिखा हुआ वायरस आर इंट्रासेल्युलर यानी सेल के अंदर जाकर के जानदार को नुकसान पहुंचाएंगे और ये जानदार के बगैर नहीं रह सकते। उसके अलावा अल्ट्रा वायलेट रेज कैन हार्म वायरसेस लाइक अदर लिविंग सेल्स। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो है वो वायरसेस को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसे कि लिविंग सेल्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हमारे पास वायरस के। अब हम नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स का जिक्र करते हैं। तो लिखा हुआ है वायरस में बिकेम इनएक्टिव फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम विदाउट रिप्लिकेशन। वायरसेस एक लंबे टाइम तक जो है वो रेस्ट में चले जा सकते हैं, वो इनएक्टिव हो जाते हैं और रेप्लिकेशन भी नहीं दिखाते, जैसे कि बाकी सेल्स में ऐसा नहीं होता। उसके अलावा दे लेक सेल्यूलर ऑर्गेनेज, इनके अंदर सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेज नहीं, इनके पास सेल ही नहीं होता। दे कैन नॉट परफॉर्म मेटाबॉलिज्म एंड जनरेट एनर्जी मॉलिक्यूल्स आइदर। ना इनमें मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होगा, ना इनके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दे कैन क्रिस्टलाइज एंड स्टोर। ये जो है सॉलिड पार्टिकल्स की सूरत भी इख्तियार कर लेते हैं और फिर क्रिस्टल्स की सूरत में ये स्टोर भी रह जाते हैं, यानी इनके ये पार्टिकल्स जो सॉलिड स्ट्रक्चर्स की सूरत में मौजूद होंगे वो कई सालों तक जो है जमा हुए पड़े हो सकते हैं। दे डू नॉट एक्सप्रेस वाइटल एक्टिविटीज़ लाइक रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट एक्सेट्रा। इनके अंदर ना रेस्पिरेशन होगी, ना एक्सक्रीशन होगी, ना मूवमेंट होगी, ना डाइजेशन होगी, तो कई सारे मैकेनिज्म्स इनके अंदर नहीं होते। दे एक्ट एज नॉन लिविंग नॉन रिएक्टिव पार्टिकल्स आउटसाइड द सेल। सेल के बाहर ये कंप्लीट नॉन लिविंग नॉन रिएक्टिव पार्टिकल्स होते हैं और सेल के अंदर ये जो है लिविंग पार्टिकल हो जाते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि ये काफ़ी टाइम तक रेस्ट में रह सकते हैं, इनमें सेल्यूलर ऑर्गेनेज नहीं, ये मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकते, ये जो है क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, इनमें रेस्पिरेशन वगैरह नहीं हो रही, सेल के बाहर नॉन रिएक्टिव है। ये सारे पॉइंट्स इनको नॉन लिविंग बनाते हैं और इनके अंदर रेप्लिकेशन हो रही है और उसके अलावा इनके पास एंजाइम्स है, इनके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का असर होता है और उसके अलावा ये होस्ट के जेनेटिक मटेरियल के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये इनके जो है लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह इनकी डिस्कवरी का जिक्र करेंगे कि वायरस को किस तरह से जो है वो डिस्कवर किया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और आज की इस वीडियो के अंदर हम वायरस की डिस्कवरी का जिक्र करने वाले हैं कि किस तरह से वायरस जो है वो डिस्कवर हुआ। तो यहाँ मौजूद है द नेम वायरस वाज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीनिंग स्लाइमी लिक्विड और पॉइजन। दरअसल वायरस के बारे में लोगों को मालूम नहीं था और लोग वायरस से होने वाली बीमारियों के मतलब ये समझते थे कि वायरस किसी तरह का जहर है जो पौधों के अंदर शामिल हो जाता है और फिर बीमारियों को फैलाता है। तो वायरस के मतलब लोगों को शुरू में पता नहीं था, इसलिए इसको जहर का नाम दे दिया गया। इसकी डिस्कवरी बहुत बाद में हुई है जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो इन्वेंट हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है इन 1884 an assistant of Louis Pasteur named Charles Chamberlain invented a porcelain water filter, Chamberlain Pasteur filter, to isolate the microorganism from some infection samples. तो 1884 के अंदर एक साइंटिस्ट आए हैं और उनका नाम है चार्ल्स चैम्बरलेन। चार्ल्स चैम्बरलेन जो है वो लुइस पास्चर के जो है असिस्टेंट थे। जो लुइस पास्चर है उन्होंने जो है काफ़ी सारे पैरासाइट्स के हवाले से काफ़ी सारी बीमारियों के बारे में बताया था। उनके ही जो असिस्टेंट थे उन्होंने एक वाटर फिल्टर को इन्वेंट किया जिसके अंदर कई सारे सुराख मौजूद थे और वो वाटर को जो है फ़िल्टर कर लेता था, यानी उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जुदा हो सकते थे। तो जो वाटर अलग होता उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं होते थे। तो लिखा हुआ है उसका नाम चैम्बरलेन पास्चर फिल्टर और उसके हवाले से लिखा हुआ है पोर्सलिन चैम्बरलेन फिल्टर्स हैव अ पोर साइज ऑफ 0.1 माइक्रोमीटर विच इज़ स्मॉल इनफ टू रिमूव ऑल द बैक्टीरिया। तो यहाँ पर मौजूद ये है कि जो इनका वाटर फिल्टर था उनके अंदर जो सुराखों की साइज़ थी वो 0.1 माइक्रोमीटर थी और ये इतनी स्मॉल थी कि बैक्टीरिया इसमें से गुजर के नहीं जाने वाले थे, यानी बैक्टीरिया वहाँ बाहर रह जाते थे। तो इस तरह से तमाम बाकी पार्टिकल्स जो हैं वो फिल्टर होकर के जुदा होकर के अलग चले जाते थे। तो लिखा हुआ है रिमूव ऑल बैक्टीरिया, जो ज़्यादा बड़े थे 0.1 माइक्रोमीटर से वो इसमें से गुजर नहीं सकते थे। तो लेटर चैम्बरलेन फिल्टर वाज आल्सो यूज्ड बाय डिमिट्री आइवानस्का इन 1892 टू एग्जामिन द इन्फेक्शियस टोबैको प्लांट लीफ एक्सट्रैक्ट। तो इसी फिल्टर का चैम्बरलेन फिल्टर का दोबारा इस्तेमाल किया गया और इस्तेमाल करने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम है डिमिट्री आइवानस्काई। इन्होंने जो है इसको तकरीबन 8 सालों के बाद दोबारा यूज़ किया। और किस तरह से यूज़ किया, इन्होंने एक प्लांट लिया और उस प्लांट का नाम है टोबैको प्लांट। लेकिन वो टोबैको प्लांट जो था वो इन्फेक्शियस था, यानी उसके ऊपर वायरस का हमला हो चुका था। तो टोबैको प्लांट के पत्ते को उन्होंने लिया और उसे जो है इन्होंने दाखिल कर दिया चैम्बरलेन फ़िल्टर के अंदर ताकि देख सके कि इनमें से जो वायरस है वो गुजर सकता है या नहीं। तो लिखा हुआ है ड्यूरिंग हिज रिसर्च ही फाउंड दैट कंटेजियस फिल्ट्रेट ऑफ इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट आफ्टर रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया स्टिल कॉज द डिजीज इन द प्लांट। तो इनके साथ ये हुआ कि जब उन्होंने उस फिल्टर से टोबैको प्लांट के पानी को गुजार भी लिया तब भी जो है वो पानी जो है दोबारा से उस बीमारी को काज कर रहा था। तो यहाँ से इन्होंने नतीजा लिखा रहा, तो लिखा हुआ ही कॉन्क्लूडेड दैट फिल्टर कंटेंट इन्फेक्शन कमर स्मॉल देना बैक्टीरियम दैट काज टोबैको मोसिक डिजीज़। तो यहाँ से इन्होंने ये साबित किया कि जो बीमारी काज कर रहा है प्लांट के अंदर, टोबैको प्लांट के अंदर, और उस बीमारी का नाम है टोबैको मोसिक डिजीज़, ये वो ऑर्गेनिज्म बीमारी काज कर रहा है जो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। उसके बाद कुछ सालों के बाद तरक्की हुई। तो यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर फ्यू ईयर्स इन 1899 another scientist Martinus Bejernik proceeded the investigation about the cause of TMT। तो कुछ सालों के बाद एक और साइंटिस्ट आ गए जिनका नाम है मार्टिनस बेजेनिक। इन्होंने दोबारा से टोबैको मोसिक डिजीज़ के ऊपर काम किया और उन्होंने फिर इसके मुतलिक बताया कि ये बीमारी कैसे होती है। तो उन्होंने लिखा एंड रिपोर्टेड दैट पैथोजेनिक एजेंट रिस्पॉन्सिबल वाज कॉन्टेंजिनियस लिविंग फ्लूइड। इन्होंने बताया कि जो बीमारी काज करने वाला ऑर्गेनिज्म है वो एक फ्लूइड के अंदर मौजूद है, यानी कि एक फ्लूइड है जिसमें जानदार मौजूद है जो कि बीमारी को काज कर रहा है। दीज पैथोजेनिक फ्लूइड्स वर नोन एज फिल्टरेबल एजेंट्स एंड वाज लेटर नेम्ड एज वायरस। इन पैथोजेनिक फ्लूइड्स को, यानी ऐसे फ्लूइड को जो बीमारी काज कर रहा है, उसे फिल्टरेबल एजेंट कहा गया और फिर बाद में उसको वायरस का नाम दिया गया। फिल्टरेबल एजेंट इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये फिल्टर होकर के पानी के साथ शामिल होकर के फिर भी बीमारी को काज कर रहे हैं। बाद में इनको वायरस का नाम दिया गया और लिखा हुआ है इन 1935 W.M. Stanley crystallized the infectious particle
1935 के अंदर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम स्टैनली है। उन्होंने इस पार्टिकल को प्रिजर्व कर दिया। क्रिस्टलाइज का मतलब होता है यहाँ पर उन्होंने उसको प्रिजर्व कर दिया, नाउ नोन एज टोबैको मोसेक वायरस। और फिर उसके बारे में पता चला कि ये एक वायरस है और उसको नाम दे दिया टोबैको मोसेक वायरस। द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड द डिस्कवरीज ऑफ मेनी वायरसेस व्हिच बीइंग स्टडीड अंडर वायरोलॉजी। फिर जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, तो उसकी वजह से हमें कई सारे और वायरसेस के बारे में जानने का मौका मिला। आप इस तस्वीर में और वायरसेस को देख सकते हैं। तो और सारे वायरसेस के बारे में हमें पता चला और वो मुख्तलिफ बीमारियों को जो है काज कर रहे हैं। अब उन वायरसेस की जो स्टडी है उसे वायरोलॉजी कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। मार्टिनियस जो है बेजेनिक हो गया, उसके अलावा डिमेट्री आइवंस्काय हो गया, उसके अलावा चार्ल्स चैम्बरलेन हो गया, और उसके अलावा एक और साइंटिस्ट का नाम है जिसका नाम है एडोल्फ मेयर। तो यहाँ जो एडोल्फ मेयर का जिक्र है, ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने टोबैको मोसेक वायरस की डिस्कवरी के अंदर एक अहम किरदार अदा किया था, और ये जो है एक जर्मन केमिस्ट थे। अच्छा, इसके बारे में कुछ और पढ़ें तो लिखा हुआ है वायरस इज वैरायटी ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर, दे आर फिलामेंट्स इन्वेलप्ड विद न्यूक्लिक एसिड इनसाइड आर नॉन इन्वेलप्ड। वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट भी हो सकता है, मुख्तलिफ हो सकता है, उसका शेप भी अलग अलग हो सकता है। ये फिलामेंटेनियस भी हो सकते हैं, यानी दानों के साथ जुड़े हुए, और इन्वेलप भी हो सकते हैं और नॉन इन्वेलप भी, यानी कि इनकी कवर के ऊपर एक और लेयर हो सकती है और कवर के ऊपर लेयर नहीं भी हो सकती। इनके कवर को कैप्सिड कहा जाता है और अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद होगा। कवर के अंदर, कैप्सिड के अंदर न्यूक्लिक एसिड होगा, वो डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है। उसके अलावा इक्केसोहेड्रल हो सकते हैं। तो इक्केसोहेड्रल वो शेप होती है जिसके अंदर 20 एक जैसी जो है ट्रायंगुलर साइड्स मौजूद होती हैं। एंड सम हैव हेड एंड टेल, और कुछ के अंदर हेड और टेल वाला हिस्सा मौजूद होता है। उसके अलावा इन्वेलप्ड वायरसेस हैव आउटर लिपिड कवरिंग, जो इन्वेलप्ड वायरस होते हैं जिनको हम इन्वेलप कह रहे हैं, उसके ऊपर लिपिड की एक इन्वेलप मौजूद होती है, और उनकी मिसाल कोविड-19 लिखा हुआ है। और इन्फ्लुएंजा वायरस भी आ गया, हेपेटाइटिस बी और सी के वायरस हो गए, एबोला वायरस हो गया। वाइल नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस डू नॉट हैव अ लिपिड कवरिंग एंड आर मोर रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस लाइक ड्राइंग आउट एंड हीट। तो जो नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस हैं उनके ऊपर लिपिड की कवरिंग मौजूद नहीं होती और वो काफ़ी ज़्यादा मामलात का जो है सामना कर सकते हैं, यानी कि वो ड्राइंग आउट यानी सूख जाने से बच सकते हैं और हीट का भी उनमें सामना हो सकता है। तो इनकी एग्जांपल्स लिखी हुई है। दीज इंक्लूड कॉमन कॉल्ड्स, इनके अंदर कॉल्ड्स के वायरस हो सकते हैं जिनको राइनो वायरस कहा गया है, और पोलियो वायरस के अंदर आ सकते हैं। तो उसके अलावा फिलामेंटेनियस वायरसेस का जिक्र तो लिखा हुआ है, फिलामेंटेनियस वायरस अपीयर्स एलोंगेटेड एंड काज डिजीज इन मेनी प्लांट्स, फॉर एग्जांपल टोबैको मोसेक वायरस। तो फिलामेंटेनियस वायरस जो है वो लंबे से वायरस हो सकते हैं और प्लांट्स के अंदर बीमारी काज करते हैं, जैसे कि टोबैको मोसेक वायरस। द हेड एंड टेल ग्रुप ऑफ वायरस आर पैथोजन फॉर बैक्टीरिया, एग्जाम्पल बैक्टीरियोफेज वायरस। तो जो हेड और टेल वाले वायरसेस हैं वो पैथोजेनिक है बैक्टीरिया के लिए, यानी वो बैक्टीरिया के अंदर बीमारी को काज करते हैं। उसका नाम लिखा हुआ है बैक्टीरियोफेज वायरस, जो कि आप यहाँ तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो डियर आज के बस इतना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसके स्ट्रक्चर का जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और मैं हूँ सर सैयद अली, और हाजिर हूँ आज किसी न्यू वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ वायरस का जिक्र करने वाले हैं कि वायरस जो है किस तरह से होता है। तो वायरस के डिस्कवरी को हम पहले जिक्र कर चुके हैं, क्योंकि वायरस जो है सबसे पहले टोबैको मोसेक प्लांट में से हासिल हुए थे, क्योंकि वहाँ पर वो एक बीमारी काज कर रहे थे जिसका नाम था टोबैको मोसेक डिजीज़, जिसके अंदर पत्तों के ऊपर जो है दाग से आ रहे थे। अब हम इसके स्ट्रक्चर का जिक्र करें तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर दो पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है द आउटर कोट, एक तो बाहर वाला उसका कोट हो जाएगा और दूसरा द इनर कोर। तो यानी कि दो हिस्से, एक बाहर वाली साइड और दूसरा इसकी अंदर वाली साइड। सबसे पहले इसके बाहर वाली साइड द कोट के बारे में जिक्र करते हैं। तो लिखा हुआ है आउटर कवरिंग ऑफ वायरस विच इज कॉल्ड कैप्सिड। तो जो वायरस है उसकी बाहर वाली कवरिंग को हम कैप्सिड कहते हैं। इन सम वायरसेस इन्वेलप इज आल्सो प्रेजेंट विद कैप्सिड टू फॉर्म इट्स कोट। और कभी कभार कुछ वायरसेस के अंदर लिपिड की एक और लेयर जो है कैप्सिड के ऊपर मौजूद होती है, जिसे इन्वेलप कहा जाता है, या जो कि उसका कोट बना रही होती है। द कैप्सिड इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल यूनिट्स ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कैप्सोमर्स। कैप्सिड खुद भी प्रोटीन का बना हुआ होता है, लेकिन कभी कभार कैप्सिड में कई सारे टुकड़े होते हैं प्रोटीन के जो जुड़े होते हैं, जो एक जैसे टुकड़े हमें नजर आते हैं, और उन एक जैसे टुकड़ों को कैप्सोमर्स कहा जाता है। जैसे आप यहाँ इस तस्वीर में एक वायरस के ऊपर कई सारे कैप्सोमर्स को देख सकते हैं। द अरेंजमेंट एंड नंबर ऑफ कैप्सोमर्स आर स्पेसिफिक इन पर्टिकुलर काइंड ऑफ वायरसेस। मुख्तलिफ वायरसेस हैं और मुख्तलिफ वायरसेस के अंदर कैप्सोमर्स की जो तादाद है वो भी फिक्स होती है। अलग अलग तादाद अलग अलग वायरसेस के अंदर मौजूद होगी कैप्सोमर्स की। द कैप्सिड में भी इक्केसोहेड्रल और हेलिकल। अब कैप्सिड जो है वो दो तरह के हो सकते हैं,
या तो वो इक्केसोहेड्रल हो सकते हैं या वो हेलिकल हो सकते हैं। सबसे पहले इक्केसोहेड्रल का जिक्र करते हैं कि इक्केसोहेड्रल किसको कहा जाता है। तो लिखा हुआ है, इन इक्केसोहेड्रल द कैप्सोमर्स आर अरेंज इन 20 ट्राइंगल टू फॉर्म आइदर पॉलीहेड्रॉन और स्फेरिकल स्ट्रक्चर। तो जो हमारे पास इक्केसोहेड्रल है उसके अंदर कैप्सोमर्स जो है वो 20 ट्राइंगल्स की सूरत में जुड़े हो सकते हैं और दो तरह के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, या तो स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना सकते हैं या एक बहुत सारे सरों वाला स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसको पॉलीहेड्रॉन कह रहे हैं। जबकि हेलिकल की बात करें तो लिखा हुआ है, वेरेज इन हेलिकल स्ट्रक्चर कैप्सोमर्स आर अरेंज्ड इन अ होलो कॉइल गिव रॉड शेप टू वायरस। और जो हेलिकल स्ट्रक्चर है उसके अंदर कैप्सोमर्स जो है एक कॉइल की सूरत में जो है अरेंज होंगे और वायरस को रॉड शेप दे रहे होंगे। तो यहाँ जो है आप हेलिकल और इक्केसोहेड्रल दोनों वायरसेस को देख सकते हैं। In some viruses, another outer layer of lipoproteins present which cover the capsid. This lipoprotein layer is called envelope. कुछ वायरसेस के अंदर लिपोप्रोटीन की लेयर जो है वो इन्वेलप की तौर पर मौजूद होती है, which is also provided by glycoprotein spikes which help to recognize the host cell. अब ये जो लिपोप्रोटीन की इन्वेलप मौजूद है, ये सिर्फ अकेले इन्वेलप मौजूद नहीं बल्कि इसके साथ में ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स यानी कांटे भी मौजूद होते हैं जो कि एक खास सेल की पहचान कराने में वायरस को मदद करेंगे, क्योंकि हर वायरस हर सेल पर असर नहीं करता। तो खास सेल मिलेगा, स्पाइक्स उस पर चिपक जाएंगे और वायरस फिर उसके अंदर दाखिल हो जाएगा। द लिपोप्रोटीन लेयर ऑफ इन्वेलप इज ड्राइड फ्रॉम द सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट सेल। इट आल्सो कंटेन वायरली इनकोडेड प्रोटीन्स। जो लिपोप्रोटीन की लेयर होती है जो वायरस के ऊपर मौजूद होती है, दरअसल ये लेयर जो होती है ये वायरस कैसे बनाता है, जब वायरस होस्ट सेल पर अटैक करता है तो होस्ट सेल के जो मेम्ब्रेन होगी वहाँ पर जो प्रोटीन होते हैं लिपोप्रोटीन के, उनमें से ये अपनी मेम्ब्रेन बना लेता है, अपना कवर बना लेता है। तो उसके अलावा मज़ीद यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोट के अंदर जो है कुछ प्रोटीन ऐसे हो सकते हैं जो कि वायरस ने खुद से बनाए हुए होते हैं। उसके अलावा मजीद यहाँ पर जिक्र करें तो लिखा हुआ है इनर कोर के हवाले से कि अंदर वायरस के कोट के अंदर क्या हो सकता है। तो लिखा हुआ है, द इनर साइड ऑफ कैप्सिड कंटेन अनदर पार्ट विच इज कॉल्ड जीनोम। वायरस के कैप्सिड के अंदर, वायरस के कवर के अंदर एक और जो है चीज़ मौजूद हो सकती है जिसको जीनोम कहा जाता है, जो कि उसका जेनेटिक मटीरियल होगा जो कि डीएनए या आरएनए पर कंसिस्ट करेगा। तो जीनोम के बारे में लिखा हुआ है, जीनोम इज जनरली कॉल्ड टोटल जेनेटिक मटीरियल ऑफ लिविंग थिंग। आमतौर पर जीनोम का मतलब होता है टोटल जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि वायरस के पास सिर्फ डीएनए और आरएनए, तो यही उसका जीनोम कहलवाएगा। इन द केस ऑफ वायरसेस दिस जीनोम में भी डीएनए आरएनए, वायरस के अंदर उसका जीनोम उसका डीएनए या आरएनए हो सकता है, विच में भी सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड। अब ये जो आरएनए है या डीएनए है ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो दो कतारों वाले होंगे जिसको डबल स्टैंडर्ड कह रहे हैं, या सिंगल कतारों वाले हो सकते हैं। समटाइम्स प्रोटीन आर आल्सो प्रेजेंट विद इट। कभी कभार प्रोटीन भी वायरस के अंदर मौजूद हो सकते हैं उसके जीनोम के साथ में, विच वर्क एज एंजाइम एंड फैसिलिटेट वायरस ड्यूरिंग द एक्शन इन द होस्ट सेल। तो ये प्रोटीन्स जो है एंजाइम के तौर पर काम करेंगे और वायरस के हमले में जो है उनको मदद करेंगे। अब यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं, ये जो ऊपर एक तस्वीर मौजूद है इसके अंदर एक टेडपोल शेप्ड वायरस मौजूद है, उसके अलावा एक पॉलीहेड्रल का भी जिक्र है, उसके अलावा हेलिकल और उसके अलावा स्फेरिकल शेप्ड वायरस का भी जिक्र है। टेडपोल शेप के जो वायरस है ये वायरस जो है आमतौर पर मौजूद है बैक्टीरियोफेज के तौर पर। उसके अलावा ये जो हेलिकल शेप आपको नज़र आ रही है ये वायरस जो है ये जो है टोबैको मोसेक वायरस की शेप होती है। उसके अलावा ये जो स्फेरिकल शेप है कोरोना वायरस की शेप जो थी वो भी बिल्कुल ऐसी ही थी। तो ये जो पॉलीहेड्रल शेप है वायरस की, ये दरअसल एडिनो वायरस की शेप है जो कि हमारे अंदर यानी कि इंसानों के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारी को काज करता है, यानी कि नज़ला ज़ुकाम जो है, कोल्ड जो है, उससे काज करने वाला ये वायरस है जिसकी यहाँ पर ये शेप मौजूद है। तो ये हमने 4 शेप्स देखी। तो डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह जो है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस का जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस का जिक्र करने वाले हैं कि वायरसेस को हमने किस हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। तो वायरसेस को हमने 3 हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, कि वो कौन से होस्ट को निशाना बनाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट जो है इनको हमने 3 और मज़ीद कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जैसे फाइटोफेज, जूफेज और बैक्टीरियोफेज। जिक्र करें फाइटोफेज के बारे में। फाइटो का मतलब होता है प्लांट और फेज का मतलब होता है ईटर, यानी कि प्लांट को खाने वाले।
तो ऐसे वायरसेस को हमने फाइटोफेज का नाम दिया, जो कि प्लांट वायरसेस हैं। अब इसमें लिखा हुआ है मोर देन 2000 टाइप्स आरएनए जीनोम। जो फाइटोफेज है उसके अंदर 2000 से ज़्यादा मुख्तलिफ इकसाम मौजूद हैं, और उनका जो जीनोम होता है यानी उसका जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो उनके अंदर मौजूद आरएनए होता है। उसके अलावा इनका जो कैप्सिड होता है वो रोड शेप का होता है। और एग्जांपल्स आ गई टोबैको मोसेक वायरस और उसके अलावा कालीफ्लावर मोसेक वायरस। तो ये इनकी एग्जांपल्स आ गई। ज़ूफेजिस का बात करें तो डीएनए और आरएनए दोनों इनके जीनोम में हो सकते हैं। इनका जो शेप है वो स्फेरिकल हो सकता है, और इसके अंदर राइनो वायरसेस हो गए और कोविड-19 वायरस हो गया। तो जो राइनो वायरस होते हैं ये आमतौर पर नज़ला ज़ुकाम जो है उससे काज करते हैं, और कोविड-19 के बारे में तो आप जानते हैं। उसके अलावा बात करें बैक्टीरियोफेज वायरस के हवाले से, तो इसके हवाले से लिखा हुआ है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद होगा जीनोम के तौर पर, और हेड और टेल इनके अंदर मौजूद हो सकती है, और उसके अंदर इकसाम जैसे कि मौजूद है टी फेजिस हो गया, उसके अलावा एक्स फेजिस हो गया। तो ये आ गए हमारे पास बैक्टीरियोफेज यानी कि बैक्टीरिया पर हमला करने वाले वायरसेस। अब हम दूसरे वायरसेस का जिक्र करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड, कि उनमें कौन सा कैप्सिड मौजूद हो सकता है। तो उस हिसाब से हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ शेप्स लिखे हुए हैं। जैसे कि अगर हेलिकल शेप होगी वायरस के अंदर तो उसका नाम यहाँ पर TMV यानी कि टोबैको मोसेक वायरस लिखा हुआ है। पॉलीहेड्रॉन के अंदर एडिनो वायरस हो गया, जो कि अक्सर जो है कोल्ड को काज करता है। टेडपोल शेप के अंदर बैक्टीरियोफेज वायरस आ गया, जिसके अंदर हेड और टेल रीजन मौजूद होगा। इनवलप वायरसेस के अंदर जो है फ्लू वायरसेस आ गए, इन्फ्लुएंजा वायरस जिसको हम कहते हैं। उसके अलावा स्फेरिकल शेप के अंदर कालीफ्लावर मोसेक वायरस आ गया, यानी कि कालीफ्लावर यानी कि गोभी के पत्तों के ऊपर जो है वो दाग कर देता है। उसके अलावा सर्कुलर वायरसेस के अंदर HIV वायरस आ गया। तो ये हमने इनके मुख्तलिफ किस्मों का जिक्र किया ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम जो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम यानी कि जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से इनकी क्लासिफिकेशन का जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी, और आज की इस वीडियो के अंदर हम वायरस की क्लासिफिकेशन को मज़ीद डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम वायरस की क्लासिफिकेशन को उसके जीनोम के हिसाब से डिस्कस करने वाले हैं। इससे कबल हम वायरस को शेप और वायरस को जो है हम होस्ट के हिसाब से जो है डिवाइड और उसकी क्लासिफिकेशन उसकी ग्रुपिंग हम बयान कर चुके हैं। तो आज हम इसके जीनोम के हिसाब से यानी कि जो वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है उस हिसाब से इसकी क्लासिफिकेशन को हम बयान करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। तो वायरसेस की जो ग्रुपिंग है उसके अंदर एक आ जाते हैं हमारे पास DNA वायरसेस, यानी जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल उनका DNA है। दूसरे आ जाते हैं हमारे पास RNA वायरसेस, यानी जिनके अंदर उनका जेनेटिक मटेरियल RNA मौजूद होगा। और उसके अलावा कुछ और वायरसेस, जैसे कि कुछ ऐसे वायरसेस जो अपने RNA में से DNA बना सकते हैं या जो अपने DNA में से RNA बना सकते हैं। तो ऐसे वायरसेस के बारे में भी हम जिक्र करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन का जिक्र करें कि ये क्लासिफिकेशन किसने दी, तो लिखा हुआ है वायरसेस आर डाइवर्सिफाइड इन देयर स्ट्रक्चर्स। डेविड बेल्टीमोर 1971 अ नोबेल प्राइज विनिंग वायरोलॉजिस्ट क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इन 7 डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन। यानी वायरसेस जो हैं अलग अलग शेप के होते हैं, और वायरस की क्लासिफिकेशन देने का काम जो है वो डेविड बेल्टीमोर ने किया। और ये काम उन्होंने कब किया था? ये काम उन्होंने 1971 के अंदर किया था। डेविड बेल्टीमोर ने जो है जानदारों को यानी कि वायरसेस को 7 मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर जो है रख लिया, और उसके जीनोम के हिसाब से यानी जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से। और डेविड बेल्टीमोर जो है ये एक वायरोलॉजिस्ट थे, यानी कि वायरस की स्टडी करने वाले थे, और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी हासिल हुआ था। उसके अलावा मज़ीद अब जो है इनकी क्लासिफिकेशन को जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो लिखा हुआ है रिसेंटली इन 2018-2019 द बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन वाज स्लाइटली मॉडिफाइड इन व्यू ऑफ सम इवोल्यूशनरी एक्सेप्ट देयर सम ग्रुप्स ऑफ वायरसेस अराइव फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स। अब कुछ सालों के अंदर यानी 2018-2019 के अंदर बेल्टीमोर की क्लासिफिकेशन को हल्का सा चेंज कर दिया गया है, और इस हिसाब से कि कुछ वायरस जो हैं एक ही एंसेस्टर से जो है इवॉल्व हुए हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले DNA वायरसेस का जिक्र करें, जिनके अंदर जो है DNA मौजूद होता है उसके जेनेटिक मटेरियल के तौर पर। तो 2 ग्रुप्स इसमें आ जाते हैं, जैसे कि डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस। डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस का मतलब होगा जिनके अंदर 2 कतारों वाला DNA का मॉलिक्यूल मौजूद होगा। हमारे अंदर आमतौर पर जो DNA मौजूद होता है उसके अंदर 2 कतारें मौजूद होती है। तो लिखा हुआ है दैट DNA इज डबल स्ट्रैंडेड which synthesize messenger RNA by using host cell enzyme in the host cell nucleus। ये जो डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस हैं ये क्या करेंगे, ये होस्ट सेल के अंदर दाखिल हो जाएंगे,
जब होस्ट सेल के अंदर, होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर दाखिल हो जाएंगे, जिस पर हमला करें उसके न्यूक्लियस में दाखिल हो जाएंगे, तो वहाँ होस्ट सेल के ही एंजाइम्स यूज़ करके ये मैसेंजर आरएनए को बना देंगे। फिर वो मैसेंजर आरएनए जो है आगे चल कर के प्रोटीन्स को बनाएगा जो कि इसका कवर हो जाएगा, और उसके अलावा जो है डीएनए भी रेप्लिकेट हो जाएगा जो कि आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इनमें से कुछ का जिक्र है, जैसे लिखा हुआ है सम ऑफ देम मे काज कैंसर बट नो वन नोन टू इन्फेक्ट अ प्लांट। इनमें से कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो कि कैंसर भी काज कर सकते हैं। कैंसर इस वजह से काज कर सकते हैं क्योंकि इनमें दाने निकल आते हैं और 2 दाने जो है कैंसरियस भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि प्लांट पर हमलावर होता है। और इसकी एग्जाम्पल जो है हर्ब्स लिखी हुई है, हर्ब्स के अंदर दाने हो जाते हैं। तो दूसरा है हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस। इनके हवाले से लिखा हुआ है दे हैव सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, एक कतार वाला इनके पास डीएनए होता है। दे आल्सो प्रिपेयर मैसेंजर आरएनए बाय ट्रांसक्रिप्शन बट फर्स्ट दे बिकम डबल स्टैंडर्ड इन द होस्ट सेल एंड देन सिंथेसाइज मैसेंजर आरएनए। तो इनके अंदर भी जो है पहले मैसेंजर आरएनए बनेगा, लेकिन मैसेंजर आरएनए को बनाने से पहले ये क्योंकि एक कतार वाले हैं तो ये 2 कतार वाले हो जाते हैं, डबल स्टैंडर्ड हो जाते हैं। फिर ये मैसेंजर आरएनए को बनाएंगे और फिर मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन कोड वगैरह बन जाएगा और डीएनए भी जो है रेप्लिकेट हो जाएगा। तो लिखा हुआ है आफ्टर दैट न्यू प्रोजेनी अगेन है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। फिर जो न्यू इनकी प्रोजेनी बनेगी, जो न्यू नस्ल बनेगी, उसके अंदर भी जो डीएनए होगा वो एक कतार वाला होगा। तो इसकी जो एग्जांपल लिखी हुई वो है पार्वो वायरसेस। ये जो पार्वो वायरसेस है जिनके बारे में हमने जिक्र किया, ये पार्वो वायरसेस जो है आमतौर पर डॉग्स को निशाना बनाते हैं। फिर ये पार्वो वायरस जो है एक डॉग से दूसरे डॉग में जो है मुंतकिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है आरएनए वायरसेस। तो इनके अंदर जो है इनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए होगा। तो इनके ग्रुप्स का अगर हम जिक्र करें तो सबसे पहले लिखा हुआ डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस, यानी ऐसे आरएनए वायरसेस जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए की बजाय आरएनए मौजूद होगा और इनका जो आरएनए है वो डबल स्टैंडर्ड होगा, यानी कि 2 कतारों वाला होगा। आमतौर पर हमारे अंदर जो मौजूद आरएनए होता है वो एक कतार वाला यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन इनके अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए मौजूद होता है। हमारे यहाँ कुछ जगहों पर जो है वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी मौजूद हो सकता है। इनके बारे से लिखा हुआ है व्हेन दे एंटर द होस्ट सेल दे प्रिपेयर सिंगल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए बाय यूजिंग होस्ट सेल एंजाइम्स। जब ये किसी सेल के अंदर दाखिल हो जाएंगे तो वहीं सेल के अंदर मौजूद रह करके सेल के एंजाइम्स को यूज़ करके ये अपने डबल स्टैंडर्ड आरएनए में से सिंगल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए को बनाएंगे। फिर उस मैसेंजर आरएनए का क्या होगा, तो लिखा हुआ है द न्यूली फाउंड मैसेंजर आरएनए यूज आइदर फॉर ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो जब इनका मैसेंजर आरएनए बन जाएगा तो वो ट्रांसलेशन का प्रोसेस कर सकता है। ट्रांसलेशन का प्रोसेस ये है कि मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बना देगा, जो प्रोटीन उसका कवर हो जाएगा, कैप्सिड का काम हो जाएगा। यहाँ पर वो अपने जो आरएनए है डबल स्टैंडर्ड उसको रेप्लिकेट कर सकती है, यानी उसमें से उसकी एक मज़ीद कॉपी बना सकते हैं। और वो जो आरएनए की कॉपी होगी, डबल स्टैंडर्ड आरएनए की कॉपी, वो क्या करेगी, विच एक्ट एज द जीनोम ऑफ न्यू प्रोजेनी, यानी कि जो न्यू नस्ल बनेगी उसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो तैयार हो जाएगा। तो जेनेटिक मटेरियल भी तैयार हो रहा है मैसेंजर आरएनए की वजह से, और उसका कवर जो है, कैप्सिड जो है, वो भी तैयार हो रहा है। और उसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है रियो वायरसेस। तो ये जो रियो वायरसेस हैं ये फंजाई वगैरह को भी जो है इन्फेक्ट कर सकते हैं, इंसानों के अंदर बच्चों वगैरह को भी जो है इन्फेक्ट कर सकते हैं, और बच्चों के अंदर डायरिया वगैरह जो है ये भी इनकी वजह से मौजूद हो सकती है। उसके बाद है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस। अब ये पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस क्या है, इनसे क्या मुराद है, तो जैसे लिखा हुआ है दे है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। इनका आरएनए पहली बात तो एक कतार वाला होगा। पॉजिटिव सेंस का मतलब यह होगा कि जो इनका आरएनए है वो मैसेंजर आरएनए के तौर पर काम कर रहा है, यानी कि इनमें कोई अलग से मैसेंजर आरएनए नहीं बनता। इनका खुद का आरएनए मैसेंजर आरएनए के तौर पर काम कर रहा है और वो ट्रांसलेट हो जाता है, यानी उसी मैसेंजर आरएनए को होस्ट सेल के अंदर जा कर के वो अपने प्रोटीन्स वगैरह बना लेगा। तो इसके अंदर कोई ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नहीं होने वाला, क्योंकि पहले प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन का, मैसेंजर आरएनए बनता है, फिर वो जो है ट्रांसलेट होता है, उसको जो है पढ़ा जाता है, फिर प्रोटीन बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, वही मैसेंजर आरएनए के तौर पर प्रोटीन बनाने में यूज़ हो जाएगा। और इसकी एग्जाम्पल कोरोना वायरस हो गया, डेंगू वायरस हो गया, हेपेटाइटिस सी वायरसेस हो गए। मज़ीद हम बात करते हैं नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की। तो इनमें ये ऐसा नहीं होगा कि इनका खुद का जो आरएनए है सिंगल स्टैंडर्ड वो मैसेंजर आरएनए के तौर पर काम नहीं करने वाला। इनके हवाले से लिखा हुआ है दे है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए व्हेन दे एंटर द होस्ट सेल दे प्रिपेयर मैसेंजर आरएनए फ्रॉम देयर आरएनए इन द होस्ट सेल फॉर एनी ट्रांसलेशन, यानी कि ये अपने आरएनए में से मैसेंजर आरएनए को बनाएंगे। और इसकी एग्जाम्पल जो है वो रेब्डो वायरस लिखी हुई है और पैरामाइऑक्सी वायरस लिखी हुई है।
तो जो रेबडो वायरस है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बीमारी के लिए, जिसको हम आमतौर पर रेबीज़ का नाम से जानते हैं। रेबीज़ के अंदर जो है डॉग जो है वो उसकी बाइट से ये बीमारी फैलती है आमतौर पर। और दूसरा है पैरामाइऑक्सी वायरस, ये जो है मीजल्स और मम्स को काज करते हैं, यानी कि बच्चों के ऊपर जो दाने वगैरह आ जाते हैं उन्हें काज करने वाले पैरामाइऑक्सी वायरसेस हैं। उसके अलावा हमारे पास अब कुछ और किस्में आ गई जिनको रिवर्स ट्रांसक्रिबिंग वायरसेस कहा जाता है, यानी ऐसे वायरसेस जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का काम कर रहे हैं। आमतौर पर ट्रांसक्रिप्शन इस तरह से होती है कि डीएनए में से आरएनए बनेगा, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हम इसलिए कह रहे हैं कि आरएनए में से डीएनए बनेगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन का यहाँ पर उलट हो रहा है। अब इसकी दो किस्में आ गई, एक आ गया सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस और दूसरे हो गए डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस। सबसे पहले हम सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस का जिक्र करते हैं, जिनको रेट्रो वायरस भी कहा जाता है। इनके पास लिखा हुआ है दे हैव सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस आरएनए। इनके पास जो है एक कतार वाला पॉजिटिव सेंस आरएनए मौजूद है। पॉजिटिव सेंस आरएनए का हम मतलब जान चुके हैं कि इनका आरएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए के तौर पर खुद से काम करेगा, लेकिन वो कैसे काम करेगा लिखा हुआ है बट इट नीड्स टू रेप्लिकेट वी आर डीएनए इंटरमीडिएट। लेकिन इसे रेप्लिकेट होने के लिए, यानी कि आरएनए को कॉपी होने के लिए पहले डीएनए बनना पड़ेगा। तो लिखा हुआ है एट फर्स्ट देयर आरएनए फॉर्म्स अ डीएनए बाय यूजिंग एन एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनसाइड द होस्ट। ये क्या करेंगे, आरएनए को तब्दील कर देंगे डीएनए में, और इसके लिए जो एंजाइम यूज़ होगा उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। लेकिन ये जो प्रोसेस होगा ये होस्ट के अंदर होगा, यानी अपने आप को होस्ट के अंदर जब रिप्लिकेट करेंगे तब ये प्रोसेस हो रहा होगा। लेटर ऑन द डीएनए इज इंटीग्रेटेड इनटू होस्ट जीनोम फॉर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बाय यूजिंग एंजाइम इंटरगेज। और फिर इनका जो डीएनए होगा ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का प्रोसेस करेगा, प्रोटीन्स भी बनाएगा और अपने आप को रेप्लिकेट भी करेगा। और जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा यानी प्रोटीन बनाएगा तो उसलिए ये एंजाइम को यूज़ करेगा जिसका नाम होगा इंटरगेज एंजाइम। इसके अंदर जो वायरस है उसका नाम है HIV वायरस। और HIV वायरस जो है एक बीमारी को काज करता है जिसको एड्स कहा जाता है, और HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरसेस। इसके अंदर जो है 2 RNA वायरसेस मौजूद होते हैं, यानी कि 2 RNA वायरसेस होंगे, लेकिन वो दोनों जो है सिंगल स्टैंडर्ड होंगे। उसके बाद हम बात करें दूसरी किस्म को जिसे डबल स्टैंडर्ड DNA वायरसेस कहा गया है। इनके बारे में लिखा हुआ है देयर जीनोम इज DNA विच फॉर्म्स RNA ड्यूरिंग इट्स रेप्लिकेशन साइकिल, यानी इनके अंदर DNA है जो कि RNA को बनाएगा और ये RNA जो है रेप्लिकेशन के दौरान पहले इनके पास बन जाएगा। फिर इस RNA जो बनेगा उसके बाद से लिखा हुआ है दैट RNA इज देन यूज्ड फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टू रेप्लिकेट देयर जीनोम इनसाइड द कैप्सिड। ये RNA को यूज़ करेंगे और RNA की मदद से जो है ये अपना जीनोम बनाएंगे, यानी जो RNA बनेगा वो RNA फिर DNA को बनाना शुरू कर देगा। तो ये RNA इनका DNA बना रहा है, यहाँ पर भी पहले DNA से RNA फिर RNA से DNA बनेगा। और इसकी एग्जांपल जो है हेपेटाइटिस B वायरस का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये लास्ट में जो पैराग्राफ है ये वाला, इसके तो वही बात है कि हम जो है वायरसेस को उनके होस्ट के हिसाब से भी डिवाइड कर चुके हैं। जैसे बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया को हमला करते हैं, फाइटोफेज जो प्लांट्स को हमला करते हैं, और जूफेजेस जो कि एनिमल्स को हमला करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज के बस इतना, नेक्स्ट वीडियो के हम इंशाल्लाह पैरासाइटिक नेचर ऑफ वायरस को जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी और आज की इस वीडियो के अंदर हम पैरासाइटिक नेचर ऑफ वायरस का जिक्र करने वाले हैं कि वायरस जो है किस तरह से पैरासाइट के तौर पर काम कर रहा है। तो इसके बाद से सबसे पहले लिखा हुआ है कि वायरस नीड्स अ होस्ट सेल टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, यानी कि वायरस अगर अपनी ज़िंदगी को कंप्लीट करना चाहता है तो उसे लाजमन होस्ट सेल की ज़रूरत पड़ेगी। तो लिखा हुआ है वायरसेस आर नॉन सेलुलर लिविंग एंटिटी सो दे आर नॉन फंक्शनल विदाउट एनी होस्ट सेल। क्योंकि वायरस नॉन सेलुलर है यानी वायरस के अंदर सेल मौजूद नहीं है, तो ये नॉन फंक्शनल होंगे होस्ट सेल के बगैर, यानी जब इनके पास सेल ही नहीं है तो ये कोई काम ही नहीं कर सकते अगर इनके पास सेल नहीं आता। तो इसीलिए इन्हें सेल दरकार होता है। तो सेल अगर नहीं है इनके पास तो इसके हवाले से मज़ीद लिखा हुआ है सिंस दे डू नॉट possess any kind of organelle and metabolic machinery to generate energy for their own or to prepare protein or any other macromolecule essentially required to develop its own structure, therefore it must need a living cell that provide facilities to accomplish its requirement। तो यहाँ पर कई सारे बातें कवर हो गई, क्योंकि इनके पास सेल नहीं है, सेल नहीं है तो कोई ऑर्गेनेल भी नहीं है, ऑर्गेन नहीं है तो कई सारे जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन भी नहीं हो सकते। अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होंगे तो एनर्जी भी इनके पास जनरेट नहीं होगी। अगर एनर्जी इनके पास जनरेट नहीं होगी तो एनर्जी जो है वैसे ज़रूरी होती है कई सारे मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए, तो कई सारे मॉलिक्यूल्स भी जो है इनके अंदर
प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर भी ये खुद से नहीं बना सकती अपना, तो इसीलिए तमाम चीज़ों को कवर करने के लिए ज़रूरत इनके पास जो है वो है इसके सेल की। लिखा हुआ है अ सेल दैट रिप्रेजेंट ऑल वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ एंड हैज ऑल नेसेसिटी टू रेगुलेट दिस एक्टिविटीज। एक ऐसा सेल जिसके पास तमाम काम करने की सलाहियत मौजूद हो, वो इसमें रिकॉर्ड होगा। इट कैन आल्सो प्रोवाइड असिस्टेंट टू एन इन्वेडर लाइक वायरस अपॉन डिमांड। सेल जो है वो उनका मददगार भी हो सकता है कि वायरस को डिमांड है तो सेल के अंदर ये चले गए और सेल पर ये हमलावर हो गए, तो सेल इनके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है। Viruses have nucleic acid that contain such powerful genes which can overtake and forcefully drive all the cell metabolic machinery including enzyme organelle to work according to the direction of the viral genome। यानी कि वायरस के पास जो न्यूक्लिक एसिड है वो इतना ज़्यादा खतरनाक है कि वो सेल के जो खुद का न्यूक्लिक एसिड है उसे सप्रेस कर देगा और सेल को इतना मजबूर कर देगा कि सेल की मशीनरी, सेल के एंजाइम, सेल के ऑर्गेनेल्स ये सारे वायरस के इशारों पर काम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने आज की वीडियो में हमने ये वायरस के बारे में पढ़ा कि वायरस को सेल क्यों रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह वायरस के बारे में जिक्र करेंगे कि वायरस जो है किस तरह से होस्ट के अंदर सर्वाइव करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी और मैं हूँ सर सैयद अली। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये जिक्र करने वाले हैं कि किस तरह से वायरस एक होस्ट सेल के अंदर रहता है, यानी कि किसी भी सेल के अंदर वायरस किस तरह से रह लेता है। क्योंकि अगर किसी सेल में वायरस दाखिल होगा तो जो उसका इम्यून सिस्टम है, जो कि सेल के अंदर एक हिफाजत का सिस्टम मौजूद है जो सेल को बचाता है, उसके होते हुए भी वायरस कैसे अपने आप को महफूज रख पा रहा है। तो इस तमाम चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन के अंदर ये बात मौजूद है कि वायरसेस है वैरायटी ऑफ होस्ट सेल्स। तो वायरस किसी एक सेल पर हमलावर नहीं होते, बल्कि वायरस जो है उनके सामने कई सारे सेल्स होते हैं, यानी कि मुख्तलिफ सेल्स पर वो हमलावर हो सकते हैं। और ये भी ध्यान में रखिएगा काफ़ी वायरसेस जो होते हैं वो कुछ सेल्स पर हमला करते हैं लेकिन कुछ पर वो बेअसर होते हैं, जिससे कि लिखा हुआ है दैट इंक्लूड्स प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स बोथ। प्रोकैरियोटिक सेल पर भी वायरस जो है अटैक कर सकते हैं और यूकैरियोटिक सेल पर भी, जैसे कि बैक्टीरियोफेज वायरस का हम जिक्र करते हैं जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल पर अटैच कर रहा है, यानी कि बैक्टीरियम पे अटैक कर रहा है। और कुछ और वायरसेस हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पर असर कर रहे हैं, यानी कि बैक्टीरियोफेज वायरस जो है अब उसके होस्ट सेल के अंदर एनिमल और प्लांट शामिल नहीं है, बल्कि उसके होस्ट सेल के अंदर सिर्फ बैक्टीरियम शामिल है। जो प्लांट पर हमलावर होते हैं उनके लिए जो है एनिमल के सेल बेअसर होंगे, और इस तरह से जो एनिमल पर हमलावर होते हैं उसके लिए प्लांट के सेल बेअसर होंगे। और इसी तरह से जो वायरसेस इन दोनों पर हमलावर हो सकते हैं प्लांट एनिमल पर, वो फिर बैक्टीरिया के ऊपर जो है बेअसर रहेंगे। तो लिखा हुआ वायरसेस रेजिस्ट फ्रॉम होस्ट सेल इम्यून सिस्टम बाय डिफरेंट मीन्स व्हिच आर एज फॉलोज। तो जिस सेल पर भी वायरस हमला करेंगे उसके इम्यून सिस्टम से बचने के लिए जो तरीक़ेकार अपनाते हैं वो यहाँ पर ये मौजूद हैं। तो सबसे पहली पॉइंट जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है डिग्रेडिंग होस्ट सेल जीनोम, के वायरस जो है होस्ट सेल के जीनोम को जो है डिग्रेड यानी कि ख़त्म कर देता है। तो लिखा हुआ है व्हेन अ फेज वायरस अटैक्स बैक्टीरियम, जब एक फेज बैक्टीरियम पे अटैक करता है, इट्स डीएनए सिंथेसाइजेस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो जो डीएनए है वायरस का वो एक एंजाइम को सीक्रेट करेगा, उसका नाम है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। और इसका मकसद क्या होगा? टू डिग्रेड बैक्टीरियल डीएनए, ताकि वो बैक्टीरिया के डीएनए को ख़त्म कर दे, एंड कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। और फिर जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो वायरस का डीएनए जो है वो कंप्लीट करे। आगे अगर हम मज़ीद देखें तो ना सिर्फ रेप्लिकेशन का अमल कंट्रोल में होगा, बल्कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का जो अमल होगा वो भी कंट्रोल हो जाएगा। और इस तरह से वायरस अपनी मन चाहे जो है प्रोटीन्स बना सकता है। उसके बाद है ये एक्टिवेटिंग द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है उसे डीएक्टिवेट करता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज द पार्ट ऑफ इनियट इम्यूनिटी। इनियट इम्यूनिटी यानी कि जो पैदाइशी तौर पर हमें इम्यूनिटी हासिल होती है उसका हिस्सा होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर क्या शामिल है? लिखा हुआ इट कंप्राइजेज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन दैट आर एक्टिवेट अपॉन द डिटेक्शन ऑफ पैथोजन। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो प्रोटीन्स पर डिपेंड करता है, और ऐसे प्रोटीन जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं जब भी कभी बीमारी काजिंग एजेंट जो है, डिजीज़ काजिंग एजेंट जो है हमारी बॉडी में दाखिल होगा तो प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएंगे। Viruses when enter the host cell they prepare protein that mimic the complement protein activators and block the complement protein। तो वायरस क्या करेंगे? वायरस जब होस्ट सेल के अंदर चले जाएंगे
तो वायरस होस्ट सेल को बेखबर रखेंगे ताकि होस्ट सेल कोई भी कार्रवाई नहीं कर सके। तो होस्ट सेल को वो किस तरह से बेखबर रखेंगे? वायरस जो है ऐसे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के जो एक्टिवेटर्स हैं उनके मिमिक यानी कि उनकी कॉपी बना देंगे। तो इस तरह सेल को लगेगा कि उसने कार्रवाई कर ली है, उसने प्रोटीन वगैरह बना लिए हैं और सेल कोई अमल वजीद नहीं दिखाने वाला। तो इस तरह से वायरस जो है वो भी अपने आप को महफूज रख लेता है। उसके अलावा वायरस एक और काम करते हैं, लिखा हुआ है वायरस ब्लॉक द इंटरफेरोन रेस्पॉन्स। वायरस जो है इंटरफेरोन्स के रेस्पॉन्स को भी ख़त्म कर देता है। इंटरफेरोन्स जो है वो वायरस के खिलाफ यूज़ होते हैं। ऐसे प्रोटीन्स को इंटरफेरोन्स कहा जाता है। तो लिखा हुआ है इंटरफेरोन्स आर द प्रोटीन रिलीज्ड फ्रॉम द वायरली इन्फेक्टेड सेल्स दैट प्रोवाइड सिग्नल्स फॉर द इम्यून सिस्टम टू रेस्पॉन्ड। तो इंटरफेरोन्स जो है ये ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि उन सेल्स में से रिलीज होते हैं जिन सेल्स पर वायरस का अटैक हो जाता है। यानी अगर एक सेल पर वायरस का असर हो चुका है तो वो वायरस के इफेक्टेड सेल्स जो हैं वो प्रोटीन को रिलीज करेंगे यानी इंटरफेरोन्स को रिलीज करेंगे ताकि इम्यून सिस्टम को खबर हो सके कि जो है हमला हो चुका है। लेकिन क्या होगा, लिखा हुआ इन कॉन्ट्रास्ट उसके बदले में वायरस ब्लॉक द स्पेसिफिक जीन्स एंड इंटरप्ट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ प्रोड्यूस प्रोटीन्स। वायरस जो है वो जीन्स को ब्लॉक कर देंगे। जीन्स को अगर वो बंद कर देंगे, जीन्स को रोक देंगे, तो जीन्स जो है क्योंकि पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, तो जीन्स को अगर वो बंद कर देंगे तो इस वजह से जो है वो प्रोटीन भी प्रोड्यूस नहीं हो सकेंगे। तो लिखा हुआ एंड इंटरप्ट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ प्रोड्यूस प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन्स यानी इंटरफेरोन्स जो है जीन्स के ब्लॉक होने की वजह से प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे और सेल को खबर ही नहीं हो पाएगी। उसके अलावा है इनएक्टिवेशन ऑफ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। जो है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स को भी जो है वायरस इनएक्टिवेट करते हैं। अब ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ये जीन्स के ग्रुप को कहा जाता है जो कि मदद करते हैं कि वायरस का जो हमला है उसे डिटेक्ट वगैरह किया जाए। तो होगा ये कि जब ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स यानी MHC जो है ब्लॉक हो जाएगा, ये काम नहीं कर पाएगा, तब भी जो है वायरस की मौजूदगी के बारे में नहीं पता चल जाएगा क्योंकि ये सारा काम जो है वायरस जो है इम्यून सिस्टम के हवाले से कर रहा है, इम्यून सिस्टम को रोक रहा है और इम्यून सिस्टम में जो जो चीज़ें इन्वॉल्व आ रही हैं उन सब को जो है बेखबर करने की कोशिश कर रहा है वायरस। तो लिखा हुआ है वायरस सप्रेसेस द हेल्पर टी सेल्स टू डिस्प्ले वायरल कंपोनेंट्स प्रेजेंटेड बाय MHC विच डिले द डिटेक्शन ऑफ द वायरस इन्वेशन। तो जब मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो जो कि वायरस को पकड़ने का काम करेंगे जीन्स, वो रुक जाएंगे तो हेल्पर टी सेल्स भी प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे। जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं ये खबरदार कर देते हैं बी सेल्स को ताकि वो एंटीबॉडीज़ यानी प्रोटीन्स को रिलीज़ करें जो कि ख़राब सेल्स को ख़त्म कर देंगी। उसके अलावा हेल्पर टी सेल्स जो हैं ये टी सेल्स को भी खबरदार कर देते हैं ताकि वो कुछ केमिकल्स को रिलीज़ करें ताकि इन ख़राब सेल्स को जो है ख़त्म किया जाए। लेकिन यहाँ पर जो है हेल्पर टी सेल्स भी सप्रेस हो जाएंगे जो कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के तहत काम करने वाले थे। तो इस वजह से भी जो है वायरस से बेखबरी हो रह जाएगी। उसके अलावा लिखा हुआ वायरस सप्रेस बी सेल एक्टिवेशन। बी सेल के एक्टिवेशन को भी वायरस खत्म कर देता है। तो लिखा हुआ है सम वायरसेस डेवलप अ सिस्टम टू रिड्यूस द फंक्शन ऑफ बी सेल टू एंटिसिपेट वायरल एक्टिविटीज एंड इनहिबिट बी सेल प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंटिएशन। यानी कि वायरसेस कुछ ऐसे भी हो सकते हैं बी सेल की एक्टिविटीज़ को रोक सकते हैं ताकि बी सेल ना एक्टिवेट हो, ना वो आगे चल करके एंटीबॉडीज़ को सीक्रेट करें। एंटीबॉडीज़ जो है वायरस के जो अफेक्टेड सेल्स होंगे उन्हें ख़त्म करने का काम कर रही होंगी। तो बी सेल की जो प्रोडक्शन है, बी सेल की जो डिवीजन है, ये भी रुक जाएगी वायरसेस की वजह से। उसके अलावा है वायरस कैन अल्टर देयर जीनोम। वायरस अपने खुद के जेनेटिक मटेरियल को अल्टर यानी कि चेंज कर सकते हैं। तो लिखा हुआ वायरस कैन म्यूटेट and frequently change their genomic constitution so that drugs and vaccines become less effective and they survive in the host cell। तो वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को चेंज करते रहते हैं ताकि उनका जेनेटिक मटेरियल जो है बार बार एक ही दवा से जो है एक ही ड्रग के जो है सामने से बचा रह सके। क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर एक दफ़ा किसी ड्रग ने एक वायरस को ख़त्म कर दिया तो वायरस अपने आप को चेंज कर देगा और अपने आप को इतना पावरफुल बना देगा कि वो दवाई जो है अब वायरस के खिलाफ यूज़ होने वाली नहीं है। तो वायरस अपने आप को इस तरह से म्यूटेशन के ज़रिए से यानी अपने आप को जेनेटिक मटेरियल के चेंज करने के ज़रिए से जो है अपने आप को चेंज कर रहा होता है। और इसका वैसे मिसाल अगर देखें तो इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये डेल्टा वायरस आ गया, ओमिक्रॉन हो गया, ये सारे हम कोरोना वायरस के वेरिएंट कह रहे हैं। और यहाँ वेरिएंट से मुराद ये है कि पहले जो कोरोना वायरस था कोविड-19
वो तो दवाई से जो है काफ़ी हद तक जो है उसके असर को नुकसान हो रहा था, लेकिन क्योंकि अब उसने अपने आप को म्यूटेंट कर दिया है तो उसके नए वेरिएंट्स आ गए हैं जो कि अब उन सेम दवाइयों से मुतासिर होने वाले नहीं है। तो ये हमने जो है वायरसेस के हवाले से पढ़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी और आज की इस वीडियो के अंदर हम वायरस के सर्वाइवल का जिक्र करने वाले हैं कि वायरस किस तरह से अपने आप को इन्वायरमेंट के अंदर जिंदा रख सकता है। यानी कौन सी चीज़ें हैं इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद जो वायरस की ग्रोथ के ऊपर और वायरस के जिंदा रहने के ऊपर जो है वो असरअंदाज हो सकती है। तो यहाँ लिखा हुआ है वायरस ग्रोथ एंड सर्वाइवल कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट इन्वायरमेंटल लिमिटिंग फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। तो वायरस के ऊपर कई सारी चीज़ें असरअंदाज हो सकती हैं, उनमें टेम्परेचर भी शामिल है और मॉइस्चर यानी कि नमी भी शामिल है। उसके अलावा सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक म्यूकस रेडिशंस लाइक यूवी एक्सेट्रा, और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि म्यूकस भी उसके अंदर शामिल हो सकता है। आमतौर पर जो नज़ला ज़ुकाम हमारे पास होता है तो उसमें हमारी बॉडी म्यूकस को प्रोड्यूस करती है और ये म्यूकस वायरस के अगेंस्ट जो है एक प्रोटेक्शन के तौर पर प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा रेडिएशन जो है यूवी रेडिएशन, ये वायरस की डीएनए को जो है डैमेज कर सकती हैं, तो इस वजह से भी वायरस के ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं चीज़ें। तो अब हम इन फैक्टर्स का जिक्र करते हैं। सबसे पहले है वायरस सर्वाइवल एंड टेम्परेचर, यानी कि वायरस किस तरह से अपने आप को जो है टेम्परेचर के अंदर जो है सर्वाइव कर पाता है यानी जिंदा रख पाता है। तो लिखा हुआ टेम्परेचर अफेक्ट्स वायरल सर्वाइवल थ्रू प्रोटीन डीनेचुरेशन, डैमेज टू न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड डिसोसिएशन। तो जैसे कि हमें मालूम है कि जो टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ अगर वायरस की कैप्सिड को देखा जाएगा तो वायरस का कैप्सिड प्रोटीन का बना हुआ है और प्रोटीन में क्योंकि अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं, यानी कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो टूटना शुरू हो जाएगा। इस तरह से प्रोटीन जो है वायरस के अंदर मौजूद वो भी टूटना शुरू हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन जो है टूटेगा तो कैप्सिड जो है वो भी खराब होना शुरू हो सकता है। उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड जो है उनके बॉन्ड्स भी टूट सकते हैं, तो उनकी बॉन्डिंग के ऊपर, क्योंकि ये भी केमिकल्स के ही बने हुए मॉलिक्यूल्स के बने हुए, तो उनके ऊपर एक टेम्परेचर जो है असरअंदाज हो सकता है। यूजुअली इट इज ऑब्जर्व दैट डीएनए वायरसेस हैव मोर एंड्योरेंस देन आरएनए वायरसेस। ये देखा गया है आमतौर पर कि डीएनए वायरसेस में ज़्यादा बर्दाश्त होती है टेम्परेचर के मामले में, आरएनए वायरसेस में उतनी नहीं होती। बट एक्सट्रीम टेम्परेचर मेक्स नो डिफरेंस इन डैमेजिंग बोथ। लेकिन अगर टेम्परेचर हद से ज़्यादा हो गया तो दोनों का बच पाना मुश्किल हो जाता है। जनरली टेम्परेचर 60 सेंटीग्रेड एंड अबव इज इनफ टू इनएक्टिवेट मोस्ट ऑफ द वायरसेस। आमतौर पर अगर टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो सकता है तो टेम्परेचर की वजह से वायरसेस इनएक्टिवेट हो सकते हैं, यानी कि वायरस नाकारा हो सकते हैं। बट इन दिस कंडीशन अ वायरस टेक शेल्टर फ्रॉम द सराउंडिंग ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक ब्लड, फीसेस, सलाइवा एक्सेट्रा। तो अगर टेम्परेचर वगैरह ज़्यादा हो जाता है तो वायरस जो है कुछ जगहों पर अपनी पनाह ले सकता है, यानी ब्लड में चला गया, फीसेस यानी वेस्ट मटेरियल में चला गया या सलाइवा में चला गया। Contagious airborne viruses like influenza and corona use saliva and mucus as cover and barrier for external unfavorable environment। तो यहाँ कंटेंजिनियस एयरबोर्न का जिक्र है। कंटेंजिनियस मतलब कि जो फैल जाते हैं आमतौर पर, और एयरबोर्न जो कि हवा वाले वायरसेस हैं, और उनमें नाम यहाँ पर इन्फ्लुएंजा और कोरोना का लिखा हुआ। ये सिलाइवा यानी कि हमारे मुंह के अंदर मौजूद जो थूक होती है या जो म्यूकस होता है उससे पनाह के तौर पर लेते हैं ताकि ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचे रह सके। ड्यूरिंग काफिंग एंड स्नीजिंग व्हेन एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द ओपनिंग लाइक माउथ एंड नोज, और जब छींक वगैरह आती है या हम खांसते हैं तो ये हमारे मुंह से या नोज से बाहर एयर में चले जाते हैं। उसके अलावा एयरबोर्न वायरसेस के बारे में लिखा हुआ है कि वो किस तरह से ह्यूमिडिटी का सामना करते हैं। तो लिखा हुआ है वायरस सर्वाइवल इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विदाउट होस्ट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी कि अगर वायरस बाहर की तरफ मौजूद है, सेल के बाहर मौजूद है, तो ह्यूमिडिटी के ऊपर भी उसका डिपेंडेंस है। किस तरह से लिखा हुआ द डिफरेंस इन द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन बोथ नॉर्मल कंडीशन एंड स्पेसिफिक टेम्परेचर इन टाइम। तो यहाँ लिखा हुआ है कि वाटर वेपर की जो परसेंटेज है वो मुख्तलिफ हो सकती है, टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर भी। जैसे कि अगर हम बात करें कि इस वक्त अगर ठंड का टाइम है तो टेम्परेचर अगर सुबह का देखा जाए तो वो ज़्यादा जो है टेम्परेचर कोल्ड होता है, और सुबह के टाइम पर ज़्यादा ह्यूमिडिटी मौजूद होती है एज़ कम्पेयर टू द इवनिंग टाइम, या जो है दोपहर के टाइम में इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी मौजूद नहीं होती। तो वाटर वेपर्स की जो अमाउंट है, परसेंटेज है, वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग हो सकती है नॉर्मल कंडीशन के मुकाबले में।
तो यहाँ पर कुछ वायरसेस का जिक्र जैसे लिखा हुआ है, लिपिड इन्वेलप्ड वायरसेस आर मोर वल्नरेबल देन नॉन लिपिड इन्वेलप्ड वायरसेस। तो यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि जो इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं वो ज़्यादा खतरे में होते हैं एज कम्पेयर टू द नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस। अब यहाँ इस बात की क्या वजह है, याद रखिएगा जो इन्वेलप्ड वायरसेस है, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है सेल की, वो वहाँ से प्रोटीन्स वगैरह से अपनी इन्वेलप बना लेते हैं, लिपिड से अपनी इन्वेलप बनाते थे। लेकिन अगर उनके पास सेल अवेलेबल नहीं होगा तो वो इन्वेलप वगैरह भी नहीं बना पाएंगे और वो सेल पर ही डिपेंड करते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए। लेकिन अगर उनके पास सेल ही नहीं है, सेल के मॉलिक्यूल्स ही बाहर आउटसाइड मौजूद नहीं है, तो उन्हें डैमेज होने का ज़्यादा खतरा है। तो नॉन इन्वेलप वायरसेस जो हैं वो ज़्यादा दिनों तक जो है सर्वाइव कर सकते हैं आउटसाइड द इन्वायरमेंट, और जो इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं वो इतने ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाते। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्वेलप्ड वायरसेस कौन से हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा हो गया, कोरोना वायरस हो गया, और उनके हवाले से लिखा हुआ है कि वो कितना % सर्वाइव कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है एट द रेंज ऑफ 20 to 30%, while viruses without envelope like adenovirus and rhinovirus can tolerate a longer at the high level of immunity। तो अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी मौजूद होगी, यानी 70 से 90% की भी ह्यूमिडिटी मौजूद होगी, तब भी कुछ वायरसेस जैसे एडिनो वायरस हो गया और राइनो वायरस हो गया वो सर्वाइव कर सकते हैं। जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो भी ज़ुकाम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उसके अलावा जो एडिनो और राइनो वायरस हैं ये दोनों भी जो हैं इंसानों के अंदर ज़ुकाम को जो है काज करते हैं। उसके बाद हम वायरस की सर्वाइवल की बात करते हैं कि लाइट का क्या असर होता है। तो लिखा हुआ है वायरस लिविंग इन aquatic environment influenced by light, particularly phytoplankton viruses in both negative and positive way। वो वायरसेस जो पानी के अंदर मौजूद होते हैं, aquatic environment में मौजूद होते हैं, उन पर जो है लाइट असरअंदाज होती है, खासतौर पर फाइटोप्लैंक्टन वायरसेस के ऊपर। तो यहाँ फाइटोप्लैंक्टन वायरसेस का जिक्र है। फाइटोप्लैंक्टन जो है वो अलजी होती है जो समंदर के अंदर पाई जाती है। उसके जो वायरसेस हैं जिसको फाइटोप्लैंक्टन वायरसेस कहा गया है, उन पर रोशनी पॉजिटिव वे में भी असरअंदाज होती है और नुकसान भी करती है, यानी कि नेगेटिव वे में भी असरअंदाज होती है। इट इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली फॉर प्लांटिक ग्रोथ बट आल्सो फॉर द वायरल रेप्लिकेशन साइकिल विच इज़ वेरी एनर्जी डिमांडिंग एंड द रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड बाय लाइट एनर्जी। तो अब जो लाइट हासिल होगी तो उस लाइट का फ़ायदा ये होगा कि प्लांक्टन जो है उनकी ग्रोथ होगी, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, उनकी ग्रोथ हो जाएगी। और फ़ायदा जो है ये भी होगा कि वायरस जो है वो भी जो है रेप्लिकेशन का प्रोसेस करेंगे, और वायरस की रेप्लिकेशन के अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है लाइट एनर्जी। इट लिमिट्स द वायर अटैचमेंट टू द होस्ट सेल। तो लाइट जो है ये वायरस को मदद करती है होस्ट सेल के साथ अटैच होने में भी। Light can also have the negative effects on viral replication, like UV radiation is the major cause of viral decay. Moreover, it also affects the photosynthetic viral host। तो अगर UV रेडिएशन की बात करें तो जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है वो वायरस को जो है ख़त्म कर सकती है, वायरस के स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकती है, वायरस के जेनेटिक मटेरियल को डैमेज कर सकती है, और जो इसका होस्ट होगा यानी कि जो फाइटोप्लैंक्टन है उनके ऊपर भी UV लाइट जो है वो असरअंदाज हो सकती है। अब हम फोर्थ फैक्टर का जिक्र करते हैं जिसका नाम है पीएच फैक्टर। तो इसके हवाले से लिखा हुआ है कि वायरल एक्टिविटी रिक्वायर अप्रोप्रिएट पीएच इन्वायरमेंट। वायरसेस को एक खास पीएच इन्वायरमेंट चाहिए। तो पीएच कितनी जो है वायरस को ज़रूरी होती है, तो लिखा हुआ है स्टडीज रिवील दैट फेवरेबल पीएच फॉर वायरस सर्वाइवर्स इज अराउंड 6.5। तो वायरसेस को जो पीएच चाहिए वो तकरीबन 6.5 पीएच चाहिए, और ये 6.5 पीएच जो होती है ये तकरीबन जो है वीक एसिड में काउंट होती है, क्योंकि ये 7 से थोड़ा सा कम है। उसके अलावा वाइल वैल्यू अराउंड 7.2 to 8 एंड 5 to 5.5 डैमेज इस स्ट्रक्चर। लेकिन अगर पीएच ज़्यादा हो गई यानी कि 7.2 हो गई या 8 तक पीएच चली गई, या अगर पीएच कम हो गई यानी 5 हो गई या जो है 5.5 हो गई, तो ये जो पीएच है वायरस के स्ट्रक्चर को डैमेज कर देती है। लिपिड्स आर वल्नरेबल एंड हाइड्रोलाइज इन वेरी हाई बेसिक पीएच वैल्यू। जो लिपिड्स हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, टूट सकते हैं अगर जो है बेसिक पीएच वैल्यू होगी, यानी कि 7 से बहुत ज़्यादा ऊपर की पीएच होगी तो लिपिड्स जो है वो डैमेज हो सकते हैं। Many viruses contain lipoprotein envelope that protect from external environmental effects, but on the other hand, it is more interactive with the organic solvents, detergents, and sanitizers of the alkaline nature that degenerate structure and destroy virus। जो लिपोप्रोटीन की लेयर है जो वायरस के ऊपर इन्वेलप के तौर पर मौजूद है, वो वायरस को इन्वायरमेंट से तो बचाती है, लेकिन वो नुकसान में पड़ जाती है जब डिटर्जेंट या सैनिटाइजर्स जो है उनके सामने जो है रिएक्शन होता है, क्योंकि जो डिटर्जेंट्स होते हैं, जो सैनिटाइजर्स होते हैं, वो अल्कलाइन होते हैं, यानी कि वो बेसिक पीएच के होते हैं, और फिर वो वायरस को डैमेज कर देते हैं। नॉन इन्वॉल्व वायरसेस में नॉट बी डिस्ट्रॉयड
बट देयर रेप्लिकेशन एबिलिटीज आर अफेक्टेड देयरफॉर। जो नॉन इनवॉल्व वायरसेस हैं वो डिस्ट्रॉय ना भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी रेप्लिकेशन की जो सलाहियत है वो ज़रूर पीएच के हिसाब से मुतासर हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने जो है वायरस के सर्वाइवल के बारे में जिक्र किया कि वायरस किस तरह से पीएच के अंदर, लाइट की मौजूदगी में और उसके अलावा ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर में अपने आप को सर्वाइव कर पाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और आज की इस वीडियो के अंदर हम बैक्टीरियोफेज वायरस के स्ट्रक्चर का जिक्र करने वाले हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वायरस बैक्टीरियोफेज के नाम का मतलब जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि बैक्टीरियो का मतलब होता है बैक्टीरियम और फेज का मतलब है ईटर, यानी कि ऐसा वायरस जो कि हमलावर होता है बैक्टीरिया के ऊपर, उसे बैक्टीरियोफेज कहा जाएगा। तो बैक्टीरियोफेज के बारे में लिखा हुआ है, इज अ ग्रुप ऑफ वायरसेस दैट किल बैक्टीरिया। ये वायरसेस का ग्रुप है जो बैक्टीरिया को किल करता है। These viruses are grouped on the basis of different shapes, like T phages, which contain developed tail fibers, and lambda without or less developed tail fibers phages. तो इन वायरसेस को हम लोग जो है शेप्स के हिसाब से डिवाइड करते हैं। अब इनमें दो किस्में आ जाती हैं, जैसे कि एक T4 फेजेस। T4 फेजेस वो होते हैं जिनके अंदर टेल जो है वो मुकम्मल तौर पर डेवलप होती है और उसके अलावा वो वायरुलेंट होते हैं, यानी कि वो जल्दी हमलावर हो जाते हैं और वो लाइटिक साइकिल में चले जाते हैं, यानी कि उनका काम जो है सेल को डिस्ट्रॉय करने का होगा। और दूसरे लैम्डा फेजेस वो होते हैं जिनकी टेल फाइबर्स इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती और आमतौर पर अगर वो सेल के अंदर दाखिल भी हो जाएंगे तो वो लाइसोजेनिक साइकिल में रहेंगे, यानी कि वो सेल को नुकसान नहीं देंगे बल्कि वो रेप्लिकेट होते रहेंगे। तो ये हमारे पास दो वायरसेस का जिक्र है। तो आगे लिखा हुआ इन्वेलप्ड एंड नॉन इन्वेलप्ड बैक्टीरियोफेजेस, यानी कि इनमें इन्वेलप भी हो सकते हैं और नॉन इन्वेलप भी हो सकते हैं। इन्वेलप का हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, जिसके ऊपर लिपिड की लेयर मौजूद होगी वो इन्वेलप कहलवाएंगे, जिसके ऊपर लिपिड की लेयर मौजूद नहीं होगी कैप्सिड के ऊपर वो नॉन इन्वेलप कहलवाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग जिक्र करने वाले T4 वायरस का, तो लिखा हुआ है हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ टेल्ड बैक्टीरियोफेज वायरस। टेल्ड बैक्टीरियोफेज T4 वायरस हैज 3 मेजर स्ट्रक्चर्स। 3 स्ट्रक्चर्स हैं इसके। सबसे पहले है हेड, जिसके अंदर डीएनए होगा, तो लिखा हुआ हेड विद डीएनए इनसाइड। हेड जो कि कैप्सिड है उसके अंदर डीएनए मौजूद होगा। अ टेल दैट एक्ट एज चैनल दैट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट सेल। एक टेल रीजन होगी जो कि रास्ते का काम करेगी, यानी कि हेड से नीचे टेल मौजूद है। हेड से जो डीएनए है वो टेल के जरिए से नीचे आएगा और वो दाखिल हो जाएगा एक सेल के अंदर। उसके अलावा अ बेस प्लेट एट द बॉटम ऑफ द टेल। टेल के नीचे एक और हिस्सा होगा जिसको बेस प्लेट कहेंगे। अब इस बेस प्लेट का काम क्या है, लिखा विच इज एडेसिव एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई द होस्ट सेल फॉर द अटैचमेंट। अब जो ये बेस प्लेट है ये एडेसिव है और एडेसिव फोर्स का हम पहले ही मतलब जान चुके हैं। एडेसिव फोर्स की वजह से बेस प्लेट जो है वो चिपक जाती है सेल मेम्ब्रेन के साथ में। तो आइए अब हम इसके हेड का जिक्र करें। तो हेड के बारे में लिखा हुआ है द हेड इज 3 डायमेंशनल कॉल्ड पॉलीहेड्रल एंड कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोटीन यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमर्स। जो हेड 3 डायमेंशनल होगा उसे पॉलीहेड्रल कहा जाएगा और उसके अंदर प्रोटीन्स के छोटे छोटे टुकड़े मौजूद होते हैं जो कि कैप्सोमर्स कहलवाते हैं। दीज कैप्सोमर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन जियोमेट्रिकल मैनर कॉल्ड इकेसोहेड्रल। और ये जो कैप्सोमर्स हैं एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होंगे और इस जो अंदाज होगा इनके जुड़ने का उसे इकेसोहेड्रल कहेंगे। और इकेसोहेड्रल का हम पहले भी जान चुके हैं कि जो है 20 ट्राइंगल्स जो हैं वो एक साथ जुड़े हुए होंगे। उसके अलावा द डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज इज प्रेजेंट इन देयर हेड रीजन एंड कंटेन डिफरेंट जीन्स। जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है वो उसके हेड में मौजूद होगा, उसके अंदर कई सारे जीन्स हो सकते हैं बैक्टीरियोफेज के डीएनए के अंदर। उसके अलावा फेज टेल का जिक्र करें तो लिखा हुआ है बैक्टीरियोफेज टेल इज फॉर्म बाय डिफरेंट प्रोटीन्स। मुख्तलिफ प्रोटीन्स की बनी हुई टेल होती है। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द टेल विच कनेक्ट इट विद द हेड इज कॉल्ड द कॉलर। जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पर भी देख सकते हैं, ऊपर हेड है और नीचे टेल है। हेड और टेल के दरमियान में जो हिस्सा मौजूद है उसे हम कॉलर कह रहे हैं। और उसके अलावा टेल इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड हैज 2 रीजन्स एंड आउटर रीजन इज अ कॉन्ट्रेक्टाइल शीट एंड द इनसाइड रीजन इज नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल ट्यूब। तो जो ट्यूब है उसके 2 हिस्से हैं, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक इन्होंने ब्लू कलर से जो है डार्क ब्लू कलर से एक हिस्सा ज़ाहिर किया हुआ है और एक जो है इन्होंने स्काई ब्लू कलर से जो है एक हिस्सा ज़ाहिर किया हुआ है। जो अंदर का हिस्सा है वो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल यानी वो मूव नहीं कर सकता और बाहर वाला हिस्सा जो है जो स्काई ब्लू कलर से इन्होंने ज़ाहिर किया हुआ है वो कॉन्ट्रेक्टाइल हिस्सा है, यानी वो सुकर सकता है। तो एक हिस्सा हो गया जिसको हम कह रहे हैं आउटर शीट और दूसरे को टेल ट्यूब। तो आउटर शीट के कांटेक्ट होने से टेल ट्यूब का हिस्सा जो है वो वायरस के अंदर दाखिल हो जाता है। तो यहीं पर लिखा हुआ है द कंस्ट्रक्शन ऑफ आउटर शीट ड्राइव्स द इनर टेल ट्यूब क्रिएटिंग अ चैनल फॉर डीएनए डिलीवरी इनटू द होस्ट सेल। तो इसी तरह से जो है होस्ट सेल के अंदर जो है ये डीएनए दाखिल हो जाता है,
यहाँ तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनकी कॉन्ट्रैक्शन हुई और डीएनए जो है वो दाखिल हो रहा है। अब आगे हम बात करते हैं बेस प्लेट के बारे में। तो लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द फेज टेल अ डिस्कोइडल बेस प्लेट इज लोकेटेड। बैक्टीरियोफेज की टेल के आखिर में जो है एक डिस्क की तरह की बेस प्लेट जो है वो लोकेटेड होती है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज द बेस प्लेट। और इसके बारे में मजीद लिखा हुआ है इट हैज़ टेल फाइबर्स यूजुअली 6 इन नंबर। इसके पास कुछ कांटे मौजूद है जिनको टेल फाइबर्स कहा जा रहा है, जो कि 6 होंगे। दीज फाइबर प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट विद द होस्ट सेल। तो इन फाइबर्स की वजह से अटैचमेंट क्रिएट हो जाती है होस्ट सेल की मेम्ब्रेन के साथ में। इट्स एड्सॉर्प्शन apparatus located on the distal end and recognize host cell receptors and ensure DNA transfer to the cell cytoplasm। इन टेल फाइबर्स के पास लिखा हुआ है कि ये टेल फाइबर्स जो है एक अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। अटैचमेंट इस तरह से प्रोवाइड करते हैं कि ये चिपक जाते हैं होस्ट सेल के साथ में। होस्ट सेल के साथ में किस तरह से चिपक जाते हैं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं टेल फाइबर्स के जो प्रोटीनस मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स और सेल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में जो है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स के और इनके मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में एक अपोजिट फोर्स होगी, तो अपोजिट फोर्स जो है वो उनको जोड़ देगी। और उसके अलावा इसके पास जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वो सेल मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको पहचान देंगे, उनकी रिकग्नाइजेशन हो जाएगी सेल सरफेस पर जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। तो इस तरह से आसानी से एक अटैचमेंट भी क्रिएट हो जाएगी और उसके अलावा डीएनए ट्रांसफर भी जो है सेल के अंदर हो जाएगा। लिखा हुआ है आगे अ बेस प्लेट इज सराउंडेड बाय प्रोटीनियस रेट्रैक्टाइल पिन्स एट द बेस। बेस प्लेट के नीचे प्रोटीनियस जो है पिन्स मौजूद होती हैं। दीज पिन्स पेनिट्रेट द बैक्टीरियल कॉलोनी विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम लाइसोजाइम। ये जो पिन्स हैं ये एक ओपनिंग क्रिएट कर देती हैं और उसके अलावा एक और एंजाइम मदद करता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का काम होगा इस सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करना, ताकि वायरस जो है आसानी से बैक्टीरिया के अंदर दाखिल हो सके। तो पिन्स और लाइसोजाइम जो बेस प्लेट में मौजूद हैं ये एक रास्ता क्रिएट करेंगे वायरस के ट्रांसफ़र होने का। अब हम बात करते हैं टोबैको मोसेक वायरस के बारे में, जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करता है और बीमारी काज करता है जिसका नाम है टोबैको मोसेक डिजीज़। और सबसे पहले डिस्कवर होने वाला वायरस भी यही था। इसके बारे में लिखा हुआ है TMV इज द वायरस ऑफ टोबैको प्लांट इट काज टोबैको मोसेक डिजीज। इट इज मेड अप ऑफ सेंट्रली लोकेटेड सिंगल स्ट्रैंड RNA एज जेनेटिक मटीरियल सराउंडेड बाय प्रोटीन कोड कार्ड कैप्सिड। तो इसके अंदर RNA मौजूद होता है और जो प्रोटीन कोड है उसको हम कैप्सिड कहेंगे, जैसे कि हम मालूम है। उसके अलावा मोड्स ऑफ स्ट्रक्चर फाउंड बाय प्रोटीन कोड विद एस्टिमेटेड 2130 सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमर्स। तो जो इसका कैप्सिड है ये 2130 सब यूनिट्स का बना हुआ है जिसको हम कैप्सोमर्स कह रहे हैं। अरेंज्ड इन हेलिकल मैनर, और एक हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर ये जो है अरेंज होते हैं। ईच कैप्सोमर कंटेन अबाउट 158 अमाइनो एसिड्स। हर कैप्सोमर के अंदर जो है 158 जो है अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं। एंड अरेंज इन अबाउट 130 टन्स पर रोड। तो इसका अगर हम देखेंगे यहाँ तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हर टर्न पर जो है, यानी कि एक पूरा चक्कर हो जाएगा, हर टर्न पे जो है 130 कैप्सोमर्स मौजूद होते हैं। तो इस तरह से टोटल इनके अंदर जो है 2130 कैप्सोमर्स मौजूद हैं। हर टर्न पर जो है 130 कैप्सोमर्स फिर मौजूद हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने जो है टोबैको मोसेक वायरस के स्ट्रक्चर का पढ़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल का जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैद अली एकेडमी, और आज की इस वीडियो के अंदर हम लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज का जिक्र करने वाले हैं कि जो एक बैक्टीरियोफेज है, यानी कि ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, जिसका हाउस सेल बैक्टीरिया है, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारता है। तो इसकी ज़िंदगी के गुजारने के 2 तरीके लिखे हुए हैं। एक इसका जो तरीक़ेकार होता है जिसे लाइटिक साइकिल कहा जाता है, और दूसरा लाइसोजेनिक साइकिल कहा जाता है। लाइटिक साइकिल के ऊपर आज हम बयान करने वाले हैं कि लाइटिक साइकिल जो है एक ऐसा स्टेज होता है जिसके अंदर बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया को मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचा देता है, और जो लाइसोजेनिक होता है उसके अंदर बैक्टीरिया के साथ साथ जो है बैक्टीरियोफेज डिवाइड ज़रूर होगा लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जिसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है। तो आज हम जो है लाइटिक साइकिल के बारे में बयान करते हैं। तो लिखा हुआ है ड्यूरिंग अ वायरस अटैक ऑन बैक्टीरियम इट रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल, किल द सेल बाय प्लाज्मोलाइसिस एंड रिलीज द न्यू वायरस प्रोजेनी सो दे कैन इन्फेक्ट मोर बैक्टीरियल सेल्स। तो वायरस का अटैक होगा बैक्टीरियम के ऊपर, वायरस अपने आप को सेल के अंदर डिवाइड कर देगा, और उसके अलावा जब वो अपने आप को डिवाइड कर देगा तो जब उसका सेल से काम ख़त्म हो जाएगा तो प्लाज्मोलाइसिस
यानी कि सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करके जो है सेल को ब्रेक करके ये वहाँ से रिलीज हो जाएगा और नए नए सेल्स में ये मुंतकिल हो जाएगा। तो इस तरह से एक वायरस पहले दाखिल हुआ था, फिर ज़्यादा वायरस हो जाएंगे, ज़्यादा सेल्स पर वो हमला करेंगे। दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल कॉल्ड लाइटिक लाइफ साइकिल, इसे लाइटिक लाइफ साइकिल कहा जाता है। अब इसके स्टेजेस हैं। सबसे पहला है फेज अटैचमेंट, यानी कि बैक्टीरियोफेज का अटैच हो जाना। लिखा हुआ है बैक्टीरियोफेज वायरस स्टार्ट लाइटिक फेज ऑफ लाइफ साइकिल बाय अटैच इटसेल्फ टू द बैक्टीरियम। सबसे पहले बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो बैक्टीरियम के ऊपर अटैच हो जाएगा। एट दिस स्टेज वायरस इंटरेक्ट विद स्पेसिफिक बैक्टीरियल सरफेस रिसेप्टर्स। इस दौरान जब बैक्टीरियम के ऊपर बैक्टीरियोफेज अटैच है वो बैक्टीरिया के ऊपर मौजूद जो रिसेप्टर्स होंगे उनके साथ में इंटरेक्शन कर देगा, उनके साथ में जुड़ जाएगा। दिस अटैचमेंट इज रिवर्सिबल एंड स्पेसिफिक टू द होस्ट बैक्टीरियम। ये जो अटैचमेंट है ये रिवर्सिबल है, यानी कि अटैच होने के बाद वो निकल भी सकता है और ये अटैचमेंट सिर्फ खास बैक्टीरियम के लिए मौजूद होगी, यानी हर बैक्टीरिया के ऊपर या हर सेल के ऊपर एक फेज अटैच नहीं हो सकता। उसके बाद है जीनोम पेनिट्रेशन। बैक्टीरियोफेज स्ट्राइक बाय इट्स कॉन्ट्रैक्टाइल टेल शीट ऑन द सरफेस वॉल ऑफ द बैक्टीरिया एंड ब्रेक इट डाउन। बैक्टीरियोफेज जो है वो अपनी टेल शीट को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर जो है ब्रेक कर देगा बैक्टीरिया की वॉल को। वायरस इंजेक्ट्स डीएनए इनटू द बैक्टीरियम थ्रू अ होलो ट्यूब। वायरस अपना डीएनए बैक्टीरियम के अंदर दाखिल कर देगा उसकी ट्यूब के जरिए से, जो अंदर की ट्यूब होगी उसके जरिए से। एंड फेज हेड एंड रिमेनिंग कंपोनेंट रिमेन आउटसाइड द बैक्टीरिया। जो बाकी फेज का हिस्सा है डीएनए को छोड़ करके, क्योंकि डीएनए जो है वो बैक्टीरिया के अंदर दाखिल हो जाएगा, बाकी जो हिस्से हैं वो बाहर के बाहर रह जाएंगे और उन हिस्सों को जो है गोस्ट कहा जाएगा। उसमें बैक्टीरिया का हेड यानी कि कैप्सिड भी शामिल है और बाकी जो टेल रीजन ये सारे के सारे कंपोनेंट्स, उसकी टेल फाइबर्स, ये सारे के सारे बाहर रह जाएंगे। उसके बाद तीसरा स्टेज है जिसको कहा गया है बायोसिंथेसिस और रेप्लिकेशन ऑफ द फेज डीएनए। द सेल्स मेटाबॉलिक मशीनरी डायरेक्टेड बाय फेज डीएनए प्रोड्यूसेस फेज प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द सेल डिग्रेडेड डीएनए। तो जब सेल के अंदर वायरस का डीएनए दाखिल हो जाता है तो वो अपनी मर्जी के प्रोटीन्स और अपनी मर्जी के न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है और ये जो है सेल के डीएनए को तोड़कर उसमें से न्यूक्लियोटाइड्स को बना देगा। आर यूज टू मेक कॉपीज ऑफ फेज जीनोम। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनका काम क्या होगा, ये न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं डीएनए को यानी कि फेज के डीएनए को, बैक्टीरियोफेज के डीएनए को बनाने का काम करेंगे। द फेज पार्ट्स कम टुगेदर। फेज के जो पार्ट्स हैं जैसे कि प्रोटीन्स हो गया, टेल रीजन हो गया, फाइबर्स हो गया, ये सारे जो है कंबाइन हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे। और किस तरह से आएंगे, जैसे लिखा हुआ है 3 सेपरेट सेट्स ऑफ प्रोटीन असेंबल टू फॉर्म फेज हेड, टेल्स एंड टेल फाइबर्स फॉर्मिंग डॉटर फेजेस। तो 3 सेट्स होंगे जिनके अंदर एक तो हेड का हिस्सा होगा, उसके अलावा टेल्स के हिस्से होंगे और टेल फाइबर्स के हिस्से होंगे, ये प्रोटीन्स के बने हुए होंगे। ये सारे जुड़ करके कई सारे जो है डॉटर फेजेस को बनाएंगे। फिर उसके बाद है हमारे पास मैच्योरेशन। When all the component of phage structure synthesized including proteins and nucleic acid, then assembling of these components begins to form new phages. जब ये तमाम फेजेस जो हैं तैयार हो चुके हैं, जिनमें प्रोटीन्स भी शामिल है, न्यूक्लिक एसिड भी शामिल है, ये सारे असेंबल होकर के यानी कि जुड़ करके न्यू फेजेस को, न्यू बैक्टीरियोफेज को बनाएंगे। ड्यूरिंग दिस फेज न्यू फेजेस डीएनए आर क्रिएटेड कॉल्ड वायरियंस। इस दौरान न्यू जो है फेज के डीएनए बनेंगे, उनको वायरियंस कहा जाएगा। उसके बाद लास्ट है यानी कि लाइसिस होगा, ब्रेकडाउन होगा और न्यू फेजेस जो है सेल को तोड़ करके आज़ाद हो जाएंगे। तो लिखा हुआ है न्यूली फाउंड बैक्टीरियोफेजेस रिलीज एन एंजाइम लाइसोजाइम टू ब्रेक बैक्टीरियल वॉल एंड कॉज लाइसिस। तो न्यूली फाउंड जो बैक्टीरियोफेजेस होंगे वो लाइसोजाइम को रिलीज करेंगे जो कि बैक्टीरिया की वॉल को लाइसिस यानी ब्रेक कर देगा, रिलीजिंग 100 to 200 फेज प्रोजेनी। और 100 से लेकर के 200 तक जो है बैक्टीरिया की नस्ल जो है आगे निकलेगी टू द सराउंडिंग एंड इन्फेक्ट न्यू बैक्टीरियम। ये नई सराउंडिंग में यानी कि आसपास में चले जाएंगे और न्यू बैक्टीरियम को जो है वो फिर नुकसान पहुंचाएंगे। अब यहाँ देख सकते हैं तस्वीर के अंदर बैक्टीरियोफेज जो है होस्ट बैक्टीरिया की सेल के अंदर क्या है, यानी अटैचमेंट का हुआ है। अटैचमेंट के बाद हुआ है पेनिट्रेशन, यानी दाखिल हो जाएगा डीएनए। उसके बाद है बायोसिंथेसिस, जो डीएनए वो रेप्लिकेट होगा, प्रोटीन्स बनेंगे। फिर उसके बाद है मैच्योरेशन, यानी तमाम पार्टिकल्स जो हैं असेंबल हो जाएंगे। और उसके बाद लाइसिस, यानी कि सेल जो है वो टूट करके उनमें से ये तमाम पार्टिकल्स आज़ाद होकर अलग होकर चले जाएंगे। तो ये हमने पढ़ा लाइटिक स्टेज के बारे में कि किस तरह से एक बैक्टीरियोफेज वायरस नुकसान पहुंचा देता है बैक्टीरिया की सेल को और उसके बाद कई सारे सेल्स को। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के बस नेक्स्ट वीडियो के नाम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और आज की इस वीडियो के अंदर हम लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल का जिक्र करने वाले हैं। इससे कबल जो है हम लाइटिक साइकिल का जिक्र कर चुके थे।
तो अब हम जो है लाइसोजेनिक साइकिल का जिक्र करते हैं कि लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर बैक्टीरियोफेज किस तरह से जो है अपनी ज़िंदगी को गुजारेगा। इन लाइसोजेनिक साइकिल बैक्टीरियोफेज वायरस डज नॉट इन्वॉल्व द किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। इनफैक्ट वायरल जीनोम ज्वाइंस विद द होस्ट बैक्टीरियम न्यूक्लिक एसिड एंड क्रिएट्स अ प्रोफेज। तो लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो डायरेक्टली जो है बैक्टीरिया को नहीं मार रहा होता, किल नहीं कर रहा होता, लेकिन जो वायरस का डीएनए है वो हिस्सा हो जाता है बैक्टीरिया के डीएनए का और एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल को बना देते हैं जिसको प्रोफेज कहा जाता है। द बैक्टीरियम सर्वाइव्स, बैक्टीरिया जो है वो जिंदा रहेगा एंड मल्टीप्लाई नॉर्मली, और वो नॉर्मली जो है मल्टीप्लाई करते रहेंगे। वाइल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन द कॉन्जुगेटेड जेनेटिक मटीरियल प्रोफेज इज ट्रांसफर्ड इन द नेक्स्ट प्रोजेनी ऑफ बैक्टीरिया विदाउट एनी इंटरफेरेंस। तो जो है बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल नॉर्मली चलती रहेगी और जेनेटिक मटेरियल जो कि हमारे पास प्रोफेज था वो भी ट्रांसफ़र होता रहेगा नस्ल दर नस्ल और उसमें कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। लाइसोजेनिक साइकिल कैन बी एक्सप्लेन बाय फॉलोइंग स्टेप। तो पहले स्टेप के अंदर ये होगा कि बैक्टीरियोफेज वायरस जो है अपना डीएनए दाखिल कर देगा बैक्टीरियल सेल के अंदर। द अटैचमेंट ऑफ वायरस विद बैक्टीरिया फॉलो द सेम प्रोसेस एज इट अकर्स इन लाइटिक साइकिल। तो वायरस की इंटरेक्शन जो है बैक्टीरिया के साथ उसी तरह से होगी जिस तरह से पहले हमने लाइटिक साइकिल में देखा था कि सेल जो है वो अटैच हो रहा था सेल वॉल के ऊपर और फिर अपने डीएनए को वो इंटर कर रहा था बैक्टीरिया के अंदर। फिर उसके बाद लिखा हुआ है फेज जीनोम इज इनकॉर्पोरेटेड विद होस्ट डीएनए एंड कार्ड प्रोफेज। तो जो फेज का डीएनए है वो होस्ट के डीएनए के साथ जुड़ जाएगा और वो प्रोफेज को बना देगा। तीसरा स्टेप, द वायरल डीएनए रिप्लिकेट्स अलोंग विद द बैक्टीरियल डीएनए ड्यूरिंग द बैक्टीरियल डिवीजन एंड रिमेन काम विदाउट अफेक्टिंग द होस्ट सेल। तो वायरस का डीएनए रिप्लिकेट होता रहेगा, बढ़ता रहेगा सेम जो है बैक्टीरिया के सेल के साथ और खामोश रहेगा, ठंडा रहेगा और बैक्टीरिया को होस्ट सेल को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके बाद चौथा स्टेप लिखा हुआ है कि द प्रोफेज में एक्टिव अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन एंड स्विच टू द लाइटिक साइकिल। तो अगर बैक्टीरिया के पास फेवरेबल कंडीशन नहीं है तब जो है फेज जो है वो एक्टिव हो सकता है और फिर वो लाइटिक साइकिल में चला जा सकता है और एक लंबे टाइम तक अगर वो खामोश है सेल के अंदर मौजूद वायरस तो वो लाइसोजेनिक में है, लेकिन अगर वो किसी भी मरहले में एक्टिव हो गया तो वो लाइटिक साइकिल में चला जाएगा। The phage genes remain inactive during lysogenic phase if any environmental trigger like radiation and chemical stimulates, then they start the synthesis of specific enzyme to cut down the integrated viral DNA from the bacterial DNA and thus now act as a virus of लाइटिक साइकिल। तो लाइसोजेनिक के अंदर वायरस का डीएनए रहेगा, लेकिन अगर कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो ट्रिगर करेगा जैसे रेडिएशन से, केमिकल से, तो फिर जो है वायरस जो है उस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के खिलाफ जो है अपना जो है प्रोटीन्स वगैरह बनाना शुरू कर देगा। तो इस तरह से जो है लाइटिक स्टेज जो है स्टार्ट हो जाएगी। नाउ द स्पेसिफिक प्रोटीन्स विच आर रिक्वायर्ड टू डेवलप देयर स्ट्रक्चर्स आर प्रोड्यूस्ड एंड न्यू फेजेस आर प्रोड्यूस्ड। तो फिर नए जो है प्रोटीन्स बनेंगे और नए जो है हमारे पास जो है फेजेस बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारा स्टेप इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहाँ दूसरे स्टेप में लिखा हुआ है एंट्री, वायरल डीएनए जो है वो इंजेक्ट हो जाएगा होस्ट के अंदर। फिर उसके बाद दूसरा लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, वायरल डीएनए बिकम द पार्ट ऑफ होस्ट सेल, वायरल डीएनए जो है होस्ट सेल का पार्ट बन जाएगा। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि सेल मल्टीप्लिकेशन, होस्ट रिप्लिकेट विद वायरल डीएनए। ये रेड कलर से जो है वायरस के डीएनए को जाहिर किया गया है जो कि बैक्टीरिया के डीएनए का जो है वो हिस्सा बना हुआ है। तो सेल डिवाइड हो रहे तो आगे की नस्ल के अंदर जो है तो उनके अंदर भी जो है बैक्टीरिया का डीएनए जो है उसके साथ साथ वायरस का डीएनए भी जो है वो भी ट्रांसफर हो रहा है। तो बहुत सारी सेल डिवीजन होती रहेंगी। तो यहाँ लिखा हुआ है से एंटर बैक इनटू लाइटिक साइकिल, असेंबल, लाइसिस एंड रिलीज। फिर दोबारा से सेल जब लाइटिक साइकिल में चला जाएगा तो उसके बाद जो है लाइसिस होना शुरू हो जाएगी, असेंबल होना शुरू हो जाएगी, रिलीज होना शुरू हो जाएंगी। पहले असेंबलिंग होगी, पहले फार्मेशन होगी मॉलिक्यूल्स की, प्रोटीन्स की, फिर उसके बाद वो असेंबल होंगे, फिर वो लाइसिस करेंगे, तोड़ेंगे और फिर रिलीज कर देंगे अपने आप को। तो इस तरह से ये जो है हमारे पास पूरा प्रोसेस है जिसको हम लाइसोजेनिक साइकिल कह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना था। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस का जिक्र करने वाले हैं जिसको HIV कहा जाता है। HIV से मुराद ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। अब इसके नाम के अंदर जो है इम्यूनो लफ्ज़ आ रहा है। इम्यूनो से मुराद जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो असरअंदाज करेगा। और इम्यून सिस्टम को किस तरह से असरअंदाज करेगा आपके लफ्ज़ के सामने डिफिशियंसी भी देख रहे हैं, यानी कि इम्यूनो सिस्टम को जो है हमारे इम्यून सिस्टम को जो है ये उसे डिफिशिएंट कर देगा, यानी कि उसे कारगर बनाए नहीं रखेगा। तो आइए इस वायरस के बारे में हम मज़ीद तफसील से जिक्र करते हैं। तो
सबसे पहले लिखा हुआ है जो बीमारी है जिसका नाम है एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि वो बीमारी जो कि इम्यून सिस्टम को जो है डिफिशिएंट करती है, इम्यून सिस्टम को खराब कर रही है। काज्ड बाय अ वायरस कॉल्ड HIV, वो एक वायरस की वजह से होती है जिसे HIV कहा जाता है। इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981 इन कैलिफोर्निया। एड्स जो है ये पहली बार ज़ाहिर हुई थी 1981 में, और ये ज़ाहिर हुई थी कैलिफोर्निया USA के अंदर। एड स्प्रेड मोर इन पोर डेवलप्ड कंट्रीज, जो एड्स के फैलाव का ताल्लुक है वो उन कंट्रीज में ज़्यादा है जहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं, यानी कि जो गरीब मुल्क हैं वहाँ पर एड्स ज़्यादा फैलती है। अकॉर्डिंग टू UNAIDS in 2019, about 35 million people around the world caught by AIDS, in which 5% are children aged under 15 years. तो एक हमारे पास इदारा है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन एड्स। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के अंदर 35 मिलियन से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो एड्स का शिकार हुए, और उनमें से 5% ऐसे बच्चे थे जिनकी उम्र जो है वो 15 साल से भी कम थी, यानी वो भी उनके अंदर भी जो है एड्स पाया गया। आइए अब हम इस वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में जिक्र करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस HIV वायरस जो है इसका स्ट्रक्चर जो है इसके बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। सबसे पहले इसकी फैमिली का हम जिक्र करेंगे। HIV बिलोंग्स टू द ग्रुप रेट्रोवायरस। HIV जो है वो उन वायरस से बिलोंग करता है जो कि रेट्रोवायरस है, यानी रेट्रोवायरस वो होते हैं जो कि अपने RNA को कन्वर्ट कर सकते हैं, विच आर नॉन टू यूज देयर जेनेटिक मटेरियल फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये अपने जेनेटिक मटेरियल को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए यूज कर सकते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अंदर यही होता है कि RNA से DNA बन रहा होता है। HIV साइज इज अबाउट 60 टाइम लेसर देन एन RBC। अगर हम HIV वायरस की साइज का जिक्र करें तो जो हमारे पास RBC होते हैं उनकी साइज से 60 गुना कम इनकी साइज होती है। It is spherical in shape and contain 2 RNA molecule in somewhat coiled and folded form with 9 genes enveloped in protein called card capsid। तो ये जो है हमारे पास HIV वायरस, इसके अंदर जो है 2 RNA के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और उनके अंदर जो है 9 जो है वो उसके अंदर जीन्स मौजूद होते हैं, और उसके अलावा उसके ऊपर प्रोटीन का कवर मौजूद है जो कि कैप्सिड कहलाता है। उसके अलावा अगर हम और उसके बारे में बातें देखें, these genes serve to prepare structure protein that form virus structure and develop ability to infect the host cell। इन जीन्स की वजह से जो 9 जीन्स मौजूद हैं HIV वायरस के अंदर, इन जीन्स का मामला ये होगा कि ये जो है प्रोटीन्स को बनाएंगे जो कि वायरस का प्रोटीन होगा, और वायरस के अंदर ऐसी एबिलिटी डेवलप करेंगे कि वो होस्ट सेल को जो है वो शिकार बनाएं। HIV इज इन्वेलप्ड वायरस। HIV जो है वो एक इन्वेलप्ड वायरस, यानी उसके ऊपर एक और इन्वेलप मौजूद होगी, विच इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स ऑफ लिपिड्स, जो कि लिपिड्स की 2 लेयर्स की बनी हुई है, और उसके अलावा विद स्पाइक्स मेड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, और उसके अलावा उसके अंदर जो है ग्लाइकोप्रोटीन के जो है स्पाइक्स मौजूद हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो है कुछ लाइन से जो है एक लेयर जाहिर की है जिसका नाम लिखा हुआ है लिपिड मेम्ब्रेन, दैट इज द एनवेलप, और ग्रीन जो है और दूसरा जामनी कलर से जो है इन्होंने जो है दूसरा स्पाइक्स को जाहिर किया हुआ है, और ये जो स्पाइक्स है ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए हैं, और ये स्पाइक्स का काम होगा ये अटैचमेंट प्रोवाइड करेंगे होस्ट के साथ में, विच हेल्प वायरस टू गेट स्टक ऑन द सरफेस ऑफ टारगेट सेल रिसेप्टर एंड एंटर द सेल। जो कि स्पाइक्स जो हैं वो वायरस को हेल्प करेंगे ताकि वायरस जो है वो स्टक यानी कि चिपक सके टारगेट सेल के रिसेप्टर्स के ऊपर और फिर सेल में दाखिल हो सके। दिस वायरस हैज़ यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसके अंदर एक खास सलाहियत है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की, मीन्स मेकिंग DNA फ्रॉम इट्स ओन RNA, यानी कि ये अपने DNA को बना सकता है अपने ही RNA में से। अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर DNA में से जो है RNA और फिर प्रोटीन्स बन रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से मुराद होगा कि RNA में से ही जो है DNA बनाया जा रहा है by using all enzymes, namely the reverse transcriptase and integrase enzyme। तो इस प्रोसेस के दौरान जो एंजाइम ये यूज़ कर रहे हैं उनका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और दूसरे का नाम है इंटरगेज एंजाइम। द फार्मर इज यूज्ड टू मेक DNA फ्रॉम RNA while later enzyme help the viral genome remain intact inside the host cell। तो जो पहला एंजाइम है यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वो यूज़ होता है RNA में से DNA बनाने के लिए, और जो दूसरा इंटरगेज एंजाइम है वो यूज़ होता है ताकि वो हेल्प कर सके वायरस जीनोम को होस्ट के अंदर रहने में। तो अब हम जो है HIV वायरस की लाइफ साइकिल को डिस्कस करते हैं कि जो HIV वायरस है वो अपनी लाइफ को किस स्टेप्स में, किस सीरीज़ में, किस तरीके से जो है अपनी लाइफ को कंप्लीट कर रहा है। तो ये स्टेप्स यहाँ पर इस तस्वीर में दर्ज हैं।
सबसे पहला स्टेप है बाइंडिंग, उसके बाद फ्यूजन, उसके अलावा जो तीसरा प्रोसेस है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, चौथा स्टेप है वो है इंटीग्रेशन, पांचवा स्टेप है रेप्लिकेशन, छठा स्टेप है असेंबली, सातवां स्टेप है बडिंग। तो तमाम स्टेप्स को अब हम तफसील से जिक्र करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो कि अटैचमेंट लिखा हुआ है तस्वीर के अंदर, इसी को बाइंडिंग के नाम से जाना हुआ था। बाइंडिंग का मतलब भी जुड़ना होता है और अटैचमेंट का मतलब भी जुड़ना होता है। एट फर्स्ट द वायरस अटैच विद लिम्फोसाइटिक सेल सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर दैट अलाउ HIV टू एंटर द सेल। याद रखिएगा जो HIV वायरस है उनका जो टारगेट होता है वो हमारे पास WBC होते हैं, यानी कि इम्यून सिस्टम के सेल होते हैं। जो लिम्फोसाइट होता है वो दरअसल WBC की किस्म होती है। और फिर जो सरफेस पे मौजूद ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स हैं वो अलाउ करेंगे HIV वायरस को कि वो इंटर हो सके लिम्फोसाइट सेल के अंदर। दूसरा प्रोसेस है जो कि फ्यूजन कहलवाएगा। फ्यूजन का मतलब है जुड़ जाना। व्हाइल रिमेन अटैच्ड द वायरस इंजेक्ट्स RNA इनटू द होस्ट सेल। जब तक के वायरस जो है वो अटैच रहेगा वो पूरा का पूरा दाखिल नहीं हो जाएगा सेल के अंदर, बल्कि वो अपने RNA को इंजेक्ट कर देगा होस्ट सेल के अंदर। तीसरा प्रोसेस जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, द वायरल RNA मेक्स अ न्यू DNA। जो RNA है वो अपना नया DNA बनाएगा। दिस प्रोसेस का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इस अमल को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाएगा। इन दिस प्रोसेस वायरस यूजेस इट्स ओन एंजाइम कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इस प्रोसेस के लिए वायरस अपने एंजाइम को यूज करेगा और उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। फिर इंटीग्रेशन, द वायरल DNA इंटर द होस्ट सेल्स न्यूक्लियस। जो वायरस का न्यूली फॉर्म DNA है वो इंटर कर देगा होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर, वेयर इट इंटीग्रेट्स विद होस्ट DNA बाय एन एंजाइम इंटीग्रेस। यहाँ पर जो DNA है वायरस का वो इंटीग्रेस यानी कि शामिल हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा होस्ट के DNA के साथ। दिस DNA इज कॉल्ड प्रोवायरस। इस DNA को हम प्रोवायरस कहेंगे। विच में इनएक्टिव फॉर सेवरल एरियाज प्रोड्यूसिंग फ्यू और नो कॉपीज ऑफ HIV। और अब ये जो DNA है, ये जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, ये प्रोवायरस कहलवाएगा और काफ़ी टाइम तक, काफ़ी सालों तक जो है ये इनएक्टिव हो सकता है, और हो सकता है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान वो कोई कॉपीज़ भी ना बनाए। फिर उसके बाद हमारे पास प्रोसेस होने वाला जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। याद रखिएगा जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है ये HIV वायरस के एक्टिव होने के बाद होगा। नाउ इंटीग्रेटेड होस्ट DNA डेवलप मैसेंजर RNA फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस टू मेक वायरल प्रोटीन। तो अब जो है DNA जो है वो मैसेंजर RNA को बनाएगा और फिर इस तरह से जो है प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, जो कि ऐसा प्रोटीन बनाया जाएगा जो वायरस का प्रोटीन होगा। And also by using host cell enzyme called RNA polymerase, it creates the copies of HIV genomic material as messenger RNA, which is used to direct the making of long chains of HIV protein. और फिर वायरस का जो DNA है वो होस्ट सेल के एंजाइम्स को डायरेक्ट करेगा ताकि फिर होस्ट सेल का जो एंजाइम है RNA polymerase वो HIV वायरस के जेनेटिक मटेरियल की कॉपीज बनाए मैसेंजर RNA के तौर पर, ताकि फिर HIV प्रोटीन की बड़ी बड़ी चेन्स बन सके। उसके बाद है असेंबली। असेंबली का मतलब होता है जुड़ जाना। When proteins are formed, जब प्रोटीन बन जाएंगे, HIV use is another enzyme called protease। HIV एक और एंजाइम को यूज करेगा जिसका नाम प्रोटीएज होगा, टू कट डाउन DNA प्रोटीन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, ताकि वो प्रोटीन को छोटे से टुकड़ों में कट कर दें। That later join together with the HIV genome and develop new progeny। वो जो प्रोटीन के टुकड़े होंगे वो HIV के जीनोम के साथ जुड़ जाएंगे, HIV के जेनेटिक मटेरियल के साथ जुड़ जाएंगे प्रोटीन के मॉलिक्यूल, और इस तरह से न्यू प्रोजेनी डेवलप हो जाएगी। जब न्यू प्रोजेनी डेवलप हो जाएगी फिर नया प्रोसेस शुरू होगा जिसको हम बडिंग कहेंगे। न्यू प्रोजेनी ऑफ वायरस व्हेन मैच्योर्स, जब न्यू प्रोजेनी वायरस की मैच्योर हो जाएगी, इट कनेक्ट्स विद द होस्ट सेल मेम्ब्रेन, वो बाहर चली जाएगी होस्ट सेल की मेम्ब्रेन के पास, एंड फॉर्म्स अ स्मॉल प्रोजेक्शन एज बड फ्रॉम इन्फेक्टेड सेल। फिर एक टुकड़ा बना देगी सेल मेम्ब्रेन में से जो कि बड की तरह से हमें नजर आएगा। द बड एक्वायर्स सम ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन फॉर इट्स ओन कवरिंग। इस बड के अंदर सेल मेम्ब्रेन का ही ग्लाइकोप्रोटीन का पार्ट शामिल हो जाएगा। दे रिलीज आउट ऑफ द सेल एंड मूव टू इन्फेक्ट अदर होस्ट सेल्स, और फिर ये वायरस निकल करके बाकी के सेल्स को टारगेट बनाना शुरू कर देंगे। यहाँ इस तस्वीर में आप देखें, पहले जो है वो बाइंडिंग हुई यानी अटैचमेंट हुई, फिर इसके बाद फ्यूजन यानी कि जो वायरस का DNA है वो दाखिल हो गया, उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी कि DNA बनाया गया,
उसके बाद इंटीग्रेशन यानी कि वो हिस्सा बन गया सेल के अंदर मौजूद, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो डीएनए था उसके साथ ही जो है वायरस का डीएनए शामिल हो गया। फिर उसके बाद रेप्लिकेशन हो गई, वायरस जो है अपनी कॉपीज बनाता गया और उसके बाद जो है असेंबली हो गई। असेंबली का मतलब ये हुआ कि तमाम पार्ट शामिल हो गए उस प्रोटीन के साथ। और यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं कि ये पार्ट जो बना है, नया सा पार्ट, ये बड की तौर पर बना हुआ है उसी सेल मेम्ब्रेन में से। और फिर ये बडिंग जो है, ये बड रिलीज होकर के अलग होकर के होस्ट के मुख्तलिफ सेल्स को दोबारा टारगेट बनाना शुरू कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बस इतना था। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है HIV स्पेसिफिसिटी फॉर द होस्ट सेल, कि जो HIV वायरस है वो किस तरह स्पेसिफिक होता है अपने होस्ट सेल के मामले में, यानी कि वो क्यों टारगेटेड सेल्स को ही निशाना बनाता है, क्यों खास तरह के सेल्स को ही निशाना बनाता है, ना कि तमाम बॉडी के सेल्स को नुकसान पहुंचा रहा है। तो अगर हम देखें तो ये कौन से टारगेटेड सेल्स को नुकसान पहुंचाता है, ये जो है लिम्फोसाइट्स को नुकसान पहुंचाता है। लिम्फोसाइट जिनका हम जिक्र कर चुके हैं, जो कि WBC के अंदर आते हैं। द वायरस HIV termed as human immunodeficiency virus because it destroys the most precious and valuable asset of our body immune system component, the T lymphocyte cells and particularly helper T lymphocyte cells। तो इस वायरस को जो है ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारी बॉडी के सबसे प्रेशियस यानी कि कीमती वैल्यूएबल असेट को यानी कि असासे को नुकसान पहुंचा रहा है। इम्यून सिस्टम की सबसे कीमती चीज़ को नुकसान पहुंचा रहा है, जो कि हमारे पास है टी लिम्फोसाइट सेल्स, या जो कि हमारे पास है हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल्स। याद रखिएगा, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनमें भी दो किस्में होती है, एक टी सेल्स कहलाते हैं और दूसरे बी सेल्स। ये टी सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। अब टी सेल्स क्या हैं? These cells are the part of adaptive immunity। एडाप्टिव इम्यूनिटी क्या है? एडाप्टिव इम्यूनिटी जो होती है, ये इम्यूनिटी हमारे पास किसी वायरल अटैक के बाद हासिल होती है, किसी बैक्टीरियल अटैक के बाद जो है जो इम्यूनिटी हासिल होती है उसे एडाप्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। तो एक तो ये सेल हमारे पास एडाप्टिव इम्यूनिटी का हिस्सा है, यानी कि ये एक इनकी खास बात है। और उसके अलावा कुछ और ख़ास बातें इनकी मौजूद है, जैसा कि लिखा हुआ है, एंड नॉट ओनली हेल्प इन एक्टिवेट देयर ओन फेलो साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट बट आल्सो बी सेल टू सीक्रेट एंटीबॉडीज एंड मैक्रोफेजेस टू इंजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय फॉरेन इन्वेटर्स। और उसके अलावा लिखा हुआ है कि टी लिम्फोसाइट्स जो हैं, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स जो हैं, ये मदद करते हैं ताकि ये एक्टिव कर सकें साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट को, और उसके अलावा बी सेल्स को एक्टिवेट कर सके ताकि बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाए, और उसके अलावा मैक्रोफेजेस को ये जो है एक्टिव कर सके ताकि मैक्रोफेजेस जो है फिर फॉरेन बॉडीज़ को इंजेस्ट कर लें, उन्हें खा जाएं। मैक्रोफेजेस, मैक्रो का मतलब है बड़े फेजेस बना खाने वाले, बड़े सेल्स उसे होते हैं जो छोटे से सेल्स को खा जाते हैं। देयरफॉर दीज सेल्स एक्ट एज एक्टिवेटर फॉर इम्यून रिस्पॉन्स। तो इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिव करने के लिए जो सेल्स हैं हमारे पास, वो हमारे पास हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स हैं या फिर टी लिम्फोसाइट्स हैं। अगर हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स ख़त्म हो जाएंगे तो बाकी सेल्स एक्टिव ही नहीं हो पाएंगे, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो काम ही नहीं कर पाएगा। तो लिखा हुआ है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई टी लिम्फोसाइट्स, व्हाई नॉट अदर सेल्स एज टारगेट फॉर HIV। अब सवाल यह आता है कि क्यों टी लिम्फोसाइट से शिकार बन जाते हैं, बाकी सेल्स शिकार नहीं बन पाते HIV वायरस का। इसका जवाब इसी पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है। इट इज़ जस्ट बिकॉज द टी सेल्स हैव स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर्स, क्योंकि टी सेल्स के पास खास प्रोटीन रिसेप्टर्स मौजूद हैं, विच आर रिकग्नाइज एंड आइडेंटिफाइड बाय HIV ग्लाइकोप्रोटीन सरफेस स्पाइक्स। और इन स्पेसिफिक प्रोटीन्स को जो टी सेल्स की मेम्ब्रेन में मौजूद हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर्स इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के कांटे जो कि HIV वायरस के इनवलप के ऊपर मौजूद हैं। दैट बाइंड्स दीज रिसेप्टर्स एज लोक इन की मैनर। ये कांटे जो मौजूद हैं HIV वायरस के ऊपर, ये जो हैं टी लिम्फोसाइट सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर मौजूद प्रोटीन रिसेप्टर्स के साथ ये कांटे जो है चुप जाएंगे, कांटे जो स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। इस तरह से चिपक जाएंगे जिस तरह से ताले के अंदर जो है चाबी चली जाती है। एंड इनिशिएट सेल मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस एंड ब्रिंग द वायरल कंटेंट इनटू द सेल। और फिर क्या होगा कि जब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है ये वायरस आ चुका है, फिर ये सेल को हुक्म करेगा कि सेल एंडोसाइटोसिस का अमल दिखाए और सेल के अंदर जो है वायरल का जो RNA है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। HIV कंट्रोल सेलुलर एक्टिविटीज पर्टिकुलरली प्रोटीन सिंथेसिस एंड पैरासिटाइज होस्ट सेल।
फिर HIV सेल में दाखिल होने के बाद सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर लेगा, खासतौर पर प्रोटीन को अपनी मर्जी से बनाएगा यानी प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करेगा और पैरासिटाइज कर देगा होस्ट सेल को, यानी कि होस्ट सेल को अंदर से ख़त्म कर देगा, होस्ट सेल की कंपोनेंट्स को ख़त्म कर देगा, होस्ट सेल को हाईजैक कर देगा, अपनी कॉपीज़ बनाएगा और फिर अपनी कॉपीज़ को निकालने के बाद होस्ट सेल को ख़त्म कर देगा पूरी तरह से। तो इस तरह से होस्ट सेल को जो है HIV जो है कंट्रोल कर रहा है, उसे जो है नुकसान पहुंचा रहा है और वो भी सिर्फ T लिम्फोसाइट्स को नुकसान पहुंचा रहा है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना था। मज़ीद वीडियोस में हम नेक्स्ट टॉपिक को इंशाल्लाह जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम जो है सिम्टम्स ऑफ एड्स जिक्र करने वाले कि जो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम है कि किस तरह से एड्स जो है उसकी निशानियां किस तरह से ज़ाहिर होती, कौन कौन सी निशानियां होती हैं। तो लिखा हुआ है इन द बिगिनिंग ऑफ HIV इन्फेक्शन, जब HIV इन्फेक्शन की शुरुआत होगी यानी कि जब HIV इन्फेक्ट कर देगा, जब दाखिल हो जाएगा, सिम्टम अफेयर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, कुछ निशानें ज़ाहिर होंगी लेकिन वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होंगी, थोड़े टाइम के लिए निशानें कुछ ज़ाहिर होंगी, लाइक फीवर जैसे कि बुखार आना, फ्लो नज़ला आना, हेडेक सर में दर्द, अपीयर्स विद इन द ड्यूरेशन ऑफ 6 वीक्स रिपीटेडली, यानी कि वो 6 वीक्स के लिए ये मामला जो है चलते रहेंगे, रिपीटेडली ये ज़ाहिर होते रहेंगे। एंड द पर्सन कैन इन्फेक्ट अदर्स, और इस दौरान जो है एक पर्सन जो है दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है। इन द नेक्स्ट स्टेज, अगले स्टेज के अंदर क्या होगा, इन द नेक्स्ट स्टेज अगली स्टेज में क्या होगा, द वायरस में लास्ट फॉर एन एवरेज ऑफ 10 ईयर्स विदाउट एनी सिम्टम्स, 10 सालों तक वायरस सेल के अंदर मौजूद हो सकता है, इंसान के अंदर मौजूद हो सकता है लेकिन कोई सिम्टम जाहिर नहीं करेगा। बट पर्सन में है लिम्फ ग्लैंड सोलन इन नेक रीजन, लेकिन ये हो सकता है कि जो इंसान है उसकी बॉडी के अंदर जो लिम्फ ग्लैंड्स मौजूद होते हैं नेक रीजन में वो फूल सकते हैं। वाइल इम्यून सिस्टम वीकेंड्स अदर इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरक्लोसिस, नमूनिया एंड कैंसर, कपोसी सरकोमा में अकर। उसके अलावा जो है कुछ और निशानियां हो सकती हैं। निशानी किस तरह से हो सकती है, 10 साल की मुद्दत के लिए निशानी ये हो सकती है इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है और दूसरी बीमारियां ज़ाहिर हो सकती हैं जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, TB, नमूनिया और कैंसर कुछ ज़ाहिर हो सकते हैं जैसे कि कपोसी सरकोमा। अब जो कपोसी सरकोमा है ये स्किन की कैंसर होती है जिसके अंदर स्किन के ऊपर जो है वो दाने नज़र आना शुरू हो सकते हैं। सम अदर वायरल इन्फेक्शन में अकर, कुछ और वायरल इन्फेक्शन भी ज़ाहिर हो सकते हैं लाइक हर्ब्स एंड इन्फ्लुएंजा, जैसे कि हर्ब्स और दूसरा इन्फ्लुएंजा। हर्ब्स के अंदर भी दाने निकल आते हैं और दूसरा इन्फ्लुएंजा यानी कि नज़ला, ये भी हो सकते हैं। फाइनली द इम्यून सिस्टम वीकेंस ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ T लिम्फोसाइट्स, तो आखिरकार जो है आखिरी नतीजा ये होगा कि इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा क्योंकि T लिम्फोसाइट्स मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और उसके अलावा जो और निशानियां होंगी वो ये होंगी, वेट लॉस, वज़न कम हो जाएगा, नाइट स्वेट्स यानी रात को पसीना आना, डायरिया हो जाएगी, सेप्टिसीमिया हो जाएगी यानी कि ब्लड पॉइजनिंग हो जाएगी, डिमेंशिया हो जाएगी यानी कि इंसान की जो याददाश्त है वो चली जाएगी, लाइक इन्फेक्शन काज डेथ ऑफ पर्सन, और इस तरह के इन्फेक्शन जो है वो इंसान की डेथ काज कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना था। मज़ीद वीडियोस के अंदर हम जो है ट्रीटमेंट और दूसरी चीज़ों का जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम जो है ट्रीटमेंट्स ऑफ एड्स जिक्र करने वाले हैं कि जो एड्स होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले जो ट्रीटमेंट लिखा हुआ है वो ये है, एट फर्स्ट अ टेस्ट फॉर HIV इज़ नीडेड। सबसे पहले HIV के होने के लिए जो है वो टेस्ट किया जाएगा ताकि पता चले कि HIV मौजूद है या नहीं। तो टेस्ट के अंदर क्या होगा, डिटेक्ट किया जाएगा वायरस को। टेस्ट इज नीडेड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वायरस दैट कैन बी डन बाय सैंपल ऑफ ब्लड और सलाइवा। तो ये टेस्ट इस तरह से की जाएगी कि इंसान का जो है ब्लड या सलाइवा लिया जाएगा यानी कि थूक ली जाएगी। अदर वेज टू चेक वायरस आर एंटीबॉडी टेस्ट एंड न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। कुछ और तरीके भी हमारे पास है जैसे कि एंटीबॉडीज टेस्ट यानी कि एंटीबॉडीज़ को चेक किया जाएगा कि ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं या नहीं वायरस के अगेंस्ट, और दूसरा न्यूक्लिक एसिड टेस्ट यानी कि न्यूक्लिक एसिड को भी चेक किया जाएगा। डिफरेंट मेडिसिन आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन टू ट्रीट HIV। मुख्तलिफ मेडिसिन का यूज़ किया जाएगा ताकि वो HIV को मार सके, ख़त्म कर सकें। दिस मेथड इज कॉल्ड एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। इस मेथड को जो है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कहा जाएगा। The drugs used in AIDS therapy belong to the group of different enzyme inhibitors that inhibit the viral enzyme activity। जो दवाइयाँ एड्स के अंदर यूज़ की जा रही हैं उन दवाइयों का मकसद ये है कि वो एंजाइम्स को ब्लॉक कर देंगी, एंजाइम्स को रोक देंगी, वो एंजाइम्स जो कि आगे चलकर HIV की वायरस की ग्रोथ को रोक सकें। तो ड्रग्स के नाम लिखे हुए हैं। द ड्रग्स रुकोबिया, डेस्कोवी एंड ट्रूवाडा आर फाउंड रिमार्केबल अगेंस्ट HIV। तो ये 3 ड्रग्स के नाम लिखे हुए हैं, रुकोबिया, डेस्कोवी एंड ट्रूवाडा। ये जो है बहुत ही कारगर साबित हुई हैं
एड्स के अगेंस्ट। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो बस इतना था। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ट्रांसमिशन एंड कंट्रोल ऑफ HIV जिक्र करने वाले हैं कि जो HIV है वो किस तरह से ट्रांसमिट होता है, यानी किस तरह से फैलता है और किस तरह से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। HIV spread through contaminated blood transfusion or one another by exposed wounds and from placenta of mother to child। तो यहाँ जो है इस पैराग्राफ के अंदर, इस लाइन के अंदर 3 मेथड दिखाए गए हैं। एक मेथड ये है कंटेम्प्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि ऐसा ब्लड जिसके अंदर अगर HIV मौजूद है और वही ब्लड जो है किसी और इंसान को लगाया गया तो उस ब्लड के जरिए से जो है HIV वायरस दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकता है। और वन टू अनदर बाय एक्सपोज वुंड, या तो एक इंसान के अगर जख्म है तो उन जख्मों से जो है दूसरे इंसान में वायरस मुंतकिल हो सकता है। और फ्राम प्लेसेंटा ऑफ मदर टू चाइल्ड, यानी कि अगर माँ के अंदर मौजूद है तो चाइल्ड के अंदर भी, यानी बच्चे के अंदर भी उसकी प्लेसेंटा के जरिए से फैल सकता है। इट कैन आल्सो बी ट्रांसमिट बाय सेक्शुअल कॉन्टेक्ट इन विच यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट एंड इट्स फ्लूइड फैसिलिटेट वायरल ट्रांसमिशन। तो जिस्मानी ताल्लुक से जो है ये वायरस जो है वो फैल सकता है। तो जिस्मानी ताल्लुक के दौरान कुछ फ्लूइड्स जो होते हैं वो मिक्सअप हो जाते हैं, तो उन वजह से भी जो है ये वायरस को फैलाव में आसानी हो सकती है। दोज हू शेयर आर वैक्सीनेटेड थ्रू अनस्टेराइल सिरिंजेस बिकम कॉज ऑफ वायरल ट्रांसमिशन। तो वो लोग जो सिरिंजेस को शेयर करते हैं या फिर वो लोग जो वैक्सीनेटेड होते हैं एक ही सिरिंज से या अनस्टेराइल सिरिंज से, यानी कि जो क्लीन सिरिंज ना हो, तो उस वजह से भी जो है वायरस फैल सकता है। अब जो है यहाँ पर कंट्रोल का लिखा हुआ है, पहले हम पढ़ चुके कि किस तरह से वायरस फैलता है। जिस्मानी ताल्लुक से फैलेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूशन से फैलेगा, या फिर जो है ज़ख्मों से फैल सकता है, या सिरिंजेस के यूज़ से फैल सकता है, या फिर जो है माँ से बच्चे में ये मुंतकिल हो सकता है। अब जो है हम इसके कंट्रोल का जिक्र करते हैं कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इन द स्प्रेड ऑफ HIV वन शुड टेक प्रिकॉशनरी मेजर बिफोर हैविंग सेक्सुअल इंटरेक्शन। तो जिस्मानी ताल्लुक बनाने से पहले इंसान जो है एहतियात कर ले। उसके अलावा लिखा हुआ रिमेन इंटेक्ट विद रिलीजियस इस्लामिक प्रीचिंग, इस्लामी यानी कि मजहबी तालीमात से वो जुड़ा रहे। उसके अलावा गेट वैक्सीनेटेड टू प्रिवेंट फ्राम अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस ड्यूरिंग एड्स। तो उसके अलावा ये भी लिखा हुआ है कि इंसान जो है वो वैक्सीनेटेड रहे ताकि जो है वो एहतियातन वायरस के फैलाव से बच सके। अल्दो देयर इज़ नो वैक्सीन टू प्रिवेंट और ट्रीट HIV, हालांकि कोई भी इस तरह की वैक्सीन नहीं बनाई गई जो कि HIV से बचा सके या HIV को ख़त्म कर सके, तो बस एहतियात ही कर सकते हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है लास्ट में शेयरिंग नीडल्स शुड बी अवॉइडेड, जो नीडल्स हैं उनका भी शेयर करना जो है वो रोका जाए। कि एक इंसान, जिस तरह से काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो ड्रग्स के एडिक्शन में चले जाते हैं तो वो सेम नीडल्स को यूज़ कर रहे होते हैं, तो नीडल्स के यूज़ भी जो है ये भी एक काज हो सकता है एड्स का। उसके अलावा आगे लिखा हुआ है देयर इज़ नो क्योर फॉर दिस डिजीज़, इस डिजीज़ का कोई क्योर नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि इसके फैलाव को बाद में रोका जा सकता है, लेकिन इलाज इस बीमारी का कोई भी इस वक्त तक मौजूद नहीं है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो बस इतना था। मज़ीद वीडियोस के अंदर हम जो है वायरल डिजीज़ का जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इकोनॉमिक लॉसेस का जिक्र करने वाले हैं कि माशरती तौर पर किस तरह से नुकसानात होते हैं वायरल डिजीज़ की वजह से, कि जो वायरसेस हैं वो किस तरह से इकोनॉमी को डैमेज करते हैं। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। वायरल डिजीज ऑलवेज रिमेन अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द वर्ल्ड इकोनॉमी, हमेशा से वायरल डिजीज़ हैं वो एक नुकसान रही हैं दुनिया के इकोनॉमी के ऊपर। दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू द सीजेबल लॉसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एज वेल एज लाइव स्टॉक कमोडिटीज़। तो देखें दो नुकसान जो है हमारे पास वो ख़ास तौर पर वायरसेस की वजह से हो रहे हैं। एक तो वायरस जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को डैमेज कर लेता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को किस तरह से डैमेज करेगा, याद रखें जो प्लांट वायरसेस हैं वो प्लांट को डैमेज करेंगे तो उससे फिर प्लांट से हासिल होने वाले प्रोडक्ट्स भी लॉस हो जाएंगे। और उसके अलावा ना सिर्फ वो प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि वो पालतू जानवरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस वजह से हमारे जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं वो भी ख़त्म हो सकते हैं। अब हम देखते हैं पाकिस्तान में किस तरह से नुकसानात हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर पाकिस्तान रैंक्स 4th इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। अगर हम देखें तो पाकिस्तान यूं तो चौथे नंबर पे आता है जो कि कॉटन को प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो है आगे चलकर ये सारी जो है फिगर्स का जिक्र है कि कितनी जो है कॉटन जो है प्रोड्यूस हो रही है, तो ये सारा इसके अंदर लिखा हुआ है। तो पाकिस्तान के अंदर लिखा हुआ है कि जो टोटल प्रोडक्शन है वो 10.18% प्रोडक्शन है
और उसमें से जो है 8.06% जो है वो कंजम्पशन में जा रही है और 4.55% जो है वो एक्सपोर्ट में जा रही है। द इम्पैक्ट ऑफ काउंटर लीफ कर्ल वायरस ऑन द पाकिस्तान नेशनल इकोनॉमी कैन नॉट बी फॉरगेटन। अगर हम पाकिस्तान की इकोनॉमी पर असर देखें काउंटर लीफ वायरस का, तो ये भूला नहीं जा सकता क्योंकि इतना ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाया गया है। कंट्री हैज़ लॉस्ट ₹50 to 55 मिलियन सिंस 1998। पाकिस्तान ने जो है 55 मिलियन रुपीस तक का नुकसान किया हुआ है इस बीमारी की वजह से। एंड इट इज़ एसेंशियल टू मेंटेन विजिलेंस ओवर द डिजीज़। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस बीमारी के ऊपर जो है असर दिखाया जाए, ख़त्म किया जाए। सिमिलरली बर्ड फ्लू वायरस डिजीज़ कास्ट अराउंड 700 to 800 मिलियन रुपीज़ लॉस। और इसी तरह से जो है बर्ड फ्लू की वजह से जो है 700 से लेकर के 800 मिलियन रुपीज़ तक का नुकसान हो चुका है। ह्यूज लॉस एट वन टाइम ड्यूरिंग इट्स पीक टाइम। तो ये इतना बड़ा नुकसान जो है एक दफ़ा हमारे पास हुआ था। तो वायरस डिजीज़ की वजह से बहुत सारा हमारे पास नुकसान होता रहता है। अभी भी आपने कुछ टाइम पहले देखा था कि हमारी जो काउस थी या बुफेलोज थी उनके ऊपर वायरल डिजीज़ आ गई थी, जिसकी वजह से उनके ऊपर जो है बड़े बड़े से दाने नज़र आ रहे थे। तो ये जो है नुकसानात जो है इस वजह से जानवर मर भी जाते हैं और जो है ये इन्फेक्टेड हो जाते थे, कोई इनको खा भी नहीं होता, तो फिर ये सेल आउट भी नहीं हो रहे होते। तो ये सारे नुकसानात जो है ये हमारे पास वायरल डिजीज़ की वजह से हासिल हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना था। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रायोन्स एंड वायरोइड्स का जिक्र करने वाले हैं कि प्रायोन्स और वायरोइड्स क्या होते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम इनके इंट्रोडक्शन का जिक्र करें तो लिखा हुआ है सम एंटिटीज आर मोर सिंप्लीफाइड एंड स्मॉलर देन वायरस। कुछ हमारे पास ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो ज़्यादा सिंपल और ज़्यादा ही जो है छोटे होते हैं वायरस के मुकाबले में, यानी वायरस से भी छोटे पाए जाने वाले पार्टिकल्स। दीज एंटिटीज आर कॉल्ड सब वायरल पार्टिकल्स। इन्हें जो है सब वायरल पार्टिकल्स कहा जाएगा। दीज इंक्लूड्स वायरोइड्स एंड प्रायोन्स एंड वायरोइड्स। इनके अंदर वायरोइड्स आ जाएंगे, प्रायोन्स आ जाएंगे और वायरोन्स आ जाते हैं। सबसे पहले प्रायोन्स का जिक्र करते हैं जो कि प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो इनका इंट्रोडक्शन मौजूद है यहाँ पर। एन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट नेम्ड स्टैनली बी प्रूसिनर डिस्कवर्ड प्रायोन्स। एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे स्टैनली बी प्रूसिनर, इन्होंने जो है प्रायोन्स को डिस्कवर किया और प्रायोन्स को डिस्कवर करने की वजह से 1997 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला। दीज आर इन्फेक्शियस जस्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये जो है इन्फेक्शन काजिंग पार्टिकल्स हैं, लेकिन ये जो है सिर्फ प्रोटीन के बने हुए होते हैं। कंप्राइजेज ऑफ 29 अमाइनो एसिड्स विद सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड। और इनके अंदर जो होते हैं 29 अमाइनो एसिड्स होते हैं और इनमें एक जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड भी मौजूद होता है। एंड विदाउट एनी न्यूक्लिक एसिड, और इनके अंदर कोई न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए मौजूद नहीं होता। प्रायोन्स आर फाउंड इन बॉडी टिश्यूज एंड इन ब्रेन। बॉडी टिश्यूज और ब्रेन में ये पाए जाते हैं। अब यहाँ जो है प्रायोन्स से होने वाली डिजीजेस का जिक्र है कि कौन सी बीमारी जो है प्रायोन्स की वजह से होती है। प्रायोन्स में काज ट्राइजोमी 21। प्रायोन्स की वजह से ट्राइजोमी हो सकती है, यानी कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ सकता है। उसके अलावा जो है अल्जाइमर डिजीज़ हो सकती है। अल्जाइमर डिजीज़ जो है ये ब्रेन की डिजीज़ है जिसके अंदर इंसान जो है याददाश्त का भी मसला हो जाता है, यानी कि ब्रेन उसमें वीक हो जाता है, उसको वाक़या जो होते हैं वो भी याद नहीं रहते। उसके अलावा स्लीपलेसनेस इंसोमिया, यानी कि उसे नींद की ना आने वाली बीमारी भी हो जाएगी। एंड मेड काउ डिजीज़ इन कैटल, और जानवरों के अंदर जो बीमारी होगी वो मेड काउ डिजीज़ होगी। तो ये जो है हमारे पास प्रोटीन्स के बने हुए पार्टिकल्स प्रायोन्स की वजह से होने वाली बीमारियां हैं। अब वायरोइड्स का जिक्र करें तो वायरोइड्स भी जो हैं वो भी बीमारियों को काज करेंगे। इनके बारे में सबसे पहले इनकी डिस्कवरी का देखें। वायरोइड्स वर डिस्कवर्ड बाय एन अमेरिकन प्लांट पैथोलॉजिस्ट थियोडर ओ डेनियर इन 1971। 1971 के अंदर एक अमेरिकन प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे, यानी कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट, यानी कि जो प्लांट की बीमारियों के बारे में स्टडी करने वाले थे, जिनका नाम थियोडर ओडेनियर था। इन्होंने वायरोइड्स को सबसे पहले डिस्कवर किया। वायरोइड्स किसके बने हैं? दे आर सिंपल नॉन एनोलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इन्फेक्शियस मॉलिक्यूल्स। तो ये जो है आरएनए के बने हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं वायरोइड्स, और नॉन इन्वेलप्ड, यानी कि इनके ऊपर कोई इन्वेलप वगैरह मौजूद नहीं होती, और ये इन्फेक्शियस पार्टिकल्स है, यानी इन्फेक्शन काजिंग पार्टिकल्स है। विद सम डबल स्टैंडर्ड रीजन्स, इनमें कभी कभार कहीं कहीं पे डबल स्टैंडर्ड दो कतार वाले रीजन्स भी हो सकती है। देन कैन बी ट्रांसमिटेड
बाय पोलेंस आर सीड्स। ये है जो है वायरस जो है वो प्लांट्स में बीमारियां काज करते हैं और ये जो है पोलन ग्रेन या सीड के जरिए से जो है फैल सकते हैं। द स्मॉलेस्ट वायरस डिस्कवर्ड सो फार इज 220 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। जो सबसे छोटा जो वायरस मिला था वो 220 न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ था। वाइल द स्मॉलेस्ट नॉन वायरस काजिंग इन्फेक्शन आर अराउंड 2000 बेसिस इन साइज। जबकि अगर हम वायरसेस की बात करें तो सबसे छोटा वायरस जो होता है वो भी तकरीबन 2000 बेसिस का बना हुआ होता है। यानी कि आप देख रहे हैं सबसे छोटा वायरस जो है वो भी इन वायरस से बड़ा होता है। वायरस सिंथेसाइज न्यू आरएनए फ्रॉम इट्स जीनोम एज टेम्पलेट बाय यूजिंग होस्ट सेल एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। तो जो वायरस हैं वो अपने नए आरएनए को किस तरह से बनाते हैं? असल में ये अपने नए आरएनए को अपने ही जेनेटिक मटेरियल में से बनाते हैं और अपने जेनेटिक मटेरियल्स में से बनाने के लिए उन्हें एंजाइम चाहिए होता है, तो वो होस्ट के एंजाइम को यूज़ करते हैं और होस्ट के एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज का यूज़ वो कर रहे होते हैं। पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर वायरॉइड आइडेंटिफाइड एज फर्स्ट वायरॉइड। जो सबसे पहला वायरॉइड मिला था उसका नाम था पोटैटो स्पेंडल ट्यूबल वायरॉइड। एंड नाउ द नॉन स्पीशीज ऑफ वायरॉइड आर अबाउट 33 इन नंबर। और इस वक्त जो वायरॉइड्स की स्पीशीज को हम जान चुके हैं वो तकरीबन 33 के करीब तादाद में मौजूद हैं। वायरस डोंट इंटरप्ट प्रोटीन सिंथेसिस। वायरस जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस को नुकसान नहीं पहुंचाते, बट दे ओनली रिप्लिकेट एंड प्रोड्यूस स्पेसिफिक आरएनए मॉलिक्यूल्स। वायरस का जो मसला है वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करना नहीं है, बल्कि उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद जो है वो अपने आरएनए के मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस कराना होता है। वायरस मेनली कॉल्ड प्लांट डिजीज। वायरस जो है वो प्लांट डिजीज को काज करेंगे। एंड इन्फेक्टेड प्लांट शो डिसऑर्डर्ड ग्रोथ। और जो इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उनके अंदर ग्रोथ जो है वो नहीं पाई जाती। देयर इज नो एविडेंस ऑफ ह्यूमन डिजीज काज बाय वायरस। कोई भी एविडेंस हमें नहीं मिला जिससे ये बात साबित हो सके कि इंसानों के अंदर जो है वायरस डिजीज काज करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वायरस की जो है स्ट्रक्चर्स है और अलग अलग वायरस का नाम लिखा हुआ है, जैसे कि एवाकाडो सनब्लॉच वायरस, उसके अलावा एग प्लांट लेटेंट वायरस, उसके अलावा पीच लेटेंट मोजेक वायरस। तो ये अलग अलग वायरस जो है अलग अलग प्लांट को जो है बीमारियां काज कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो बस इतना था। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एनिमल वायरसेस का जिक्र करने वाले हैं, देयर ट्रांसमिशन यानी कि उनके ट्रांसफ़र होने का जिक्र करने वाले हैं, एंड सिम्टम्स और उनसे जो बीमारियां फैलती हैं उनकी अलामात का जिक्र करने वाले हैं। तो सबसे पहले जिस वायरस का हम जिक्र करने वाले हैं उसका नाम है चिकनगुनिया वायरस। इसका जो वेक्टर है यानी कि जो इसको ट्रांसफ़र करेगा वो होगा एडिस मॉस्किटो। और उसके अलावा दूसरा जो इसको ट्रांसफ़र करते हैं वो नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स होते हैं। पिरामिड यानी कि ह्यूमन का भी ऑर्डर जो है वो प्राइमेट होता है जिसके अंदर बंदर वगैरह आ जाते हैं। तो ये जो है वेक्टर हैं जो कि ट्रांसफ़र कर सकते हैं चिकनगुनिया वायरस को। उसके अलावा बात करें तो जो चिकनगुनिया वायरस है उसके अंदर जो है कौन सा न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है, तो इसके अंदर आरएनए वायरस मौजूद है, आरएनए न्यूक्लिक एसिड मौजूद है विद द पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोम। और ये जो है सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस जो है जीनोम इसके अंदर यानी कि जेनेटिक मैट्रिक्स का सिंगल स्ट्रैंड और पॉजिटिव सेंस मौजूद है। ट्रांसमिशन ब्लड के ज़रिए से फैलेगा। एडेस मॉस्किटो जो होगा वो भी अगर इंसान को बाइट करेगा तो उसको अपने ब्लड के ज़रिए से जो है वो पहुंचा देगा। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इस वायरस की मौजूदगी के? हेडेक, उसके अलावा बॉडी मसल एंड जॉइंट्स पेन यानी कि मसल्स में जो है दर्द होगा और जोड़ों में दर्द होगा। नोसिया यानी कि वॉमिटिंग का एहसास होना लेकिन वॉमिटिंग नहीं होगी। उसके अलावा वॉमिटिंग भी हो सकती है। स्वॉलन ग्लैंड्स जो ग्लैंड्स हैं हमारे वो भी फूल सकते हैं। एंड पेनफुल आइज, और जो आइज़ है वो भी दर्द महसूस कर सकती हैं। उसके अलावा दूसरे वायरस का जिक्र करें डेंगू वायरस, तो इसका जो वेक्टर है हमारे पास वह है एडिस मॉस्किटो। और उसके अलावा जो है ह्यूमन यानी कि ह्यूमन के अंदर ये मौजूद हो सकता है। उसके अलावा इसके अंदर जो है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मौजूद है जेनेटिक मटेरियल के तौर पर, यह भी ब्लड के जरिए से पहुंचेगा। इसके अंदर जो है वॉमिटिंग हो सकती है। उसके अलावा रैशेज विद पेन यानी कि हमारी बॉडी पर जो है स्किन पर जो है दाग आएंगे और उसके साथ दर्द भी होगा। नोसिया यानी कि फील लाइक वॉमिटिंग। पेन टिपिकली बिहाइंड द आइज, आमतौर पर दर्द जो होगा वो आंखों के पीछे होगा। एंड इन द बॉडी, और बॉडी के अंदर भी जो है दर्द महसूस होगा। उसके अलावा हमारे पास कुछ और है
जैसे कि इबोला वायरस। अब इसके जो हमारे पास ट्रांसफ़र करने वाले यानी कि इसके जो वेक्टर्स हैं वो है कैनिड एनिमल्स। कैनिड एनिमल्स का मतलब होता है वो एनिमल्स जिनमें कैनाइन्स यानी कि नोकीले दांत होते हैं। अब इसके अंदर एग्जांपल्स आ गए, बेयर्स हो गए, डॉग्स हो गए, या बियर्स हो गए, या फॉक्सेस हो गए। ये सारे जो है इसके एबोला वायरस के जो है वेक्टर्स हो सकते हैं। नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस होगा, बॉडी फ्लूइड के ज़रिए से फैल सकता है। और उसके अलावा जो है तो इसके जो सिम्टम्स है वो हेमोरेजिक फीवर होगा। ये जो बुखार है इसको वायरस का बुखार भी कहा जाता है। और इसके अंदर जो है हमारी बॉडी के जो बहुत सारे पार्ट्स हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। बेसिकली ये बुखार जो है हमारे ब्लड सिस्टम को यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को जो है मुतासिर कर रहा होता है। फिर उसके बाद है हेपेटाइटिस सी वायरस। ये जो है इसके जो वेक्टर है वो ह्यूमन का ब्लड हो सकता है, ह्यूमन के अंदर मौजूद हो सकता है, उसके ब्लड के अंदर। इसका जो न्यूक्लिक एसिड है वो सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए मौजूद होगा। उसके अलावा ट्रांसमिशन किस तरह से हो सकती है? ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस अकर मेनली ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आमतौर पर हेपेटाइटिस सी का जो वायरस है वो ब्लड के फैलाव से, ब्लड के ट्रांसफ़र होने से जो है ये फैल सकता है। उसके अलावा जो है अलामत क्या लिखी हुई है? फीवर, बुखार होगा, येलो स्किन, स्किन जो है वो पीली पड़ जाएगी, फैटिग यानी कि थकान होगी, मसल एंड जॉइंट पेन, मसल्स में और जोड़ों में दर्द महसूस होगा, नोसिया यानी कि फील लाइक वॉमिटिंग, एंड लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूखा ना लगना, एंड स्टमक पेन और जो है मैदे में दर्द, ये भी जो है अलामत में शामिल है। उसके अलावा मीजल्स वायरस। तो मीजल्स वायरस जो है वो किस तरह से फैलता है? तो यहाँ लिखा हुआ है एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स फ्रॉम नोज एंड थ्रोट, म्यूकस इन ह्यूमन। तो जो इंसान के नोज से या थ्रोट से जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं वो दूसरे इंसान में अगर मुंतकिल हो गई तो उस वजह से ये जो है बीमारी हो सकती है। और इंसान का जो म्यूकस होता है उसके अंदर भी मीजल्स वायरस हो सकता है। अब इसके अंदर जो है कौन सा आरएनए होगा? नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे होगा। और उसके अलावा किस तरह से फैल सकता है? स्नीजिंग एंड कफिंग ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि अगर इंसान को छींक आएगी या खांसी होगी तो उस वजह से ये हवा में चला जाएगा, फिर हवा से जो है दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकता है। तो इसकी जो अलामात है वो है फीवर, बुखार, कफ यानी कि खांसी, एंड अ रनी नोज और एक बहती हुई नाक। ये जो है इसकी अलामात है मीजल्स की, फॉलोड बाय अ बॉडी रैश। और उनके साथ साथ जो है बॉडी पर जो है रैशेस भी आना शुरू हो सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास एक और वायरस है जिसे आप बखूबी जानते हैं, कोरोना वायरस। इसके ट्रांसफ़र होने का जो ज़रिया है वो बेड्स थे, ह्यूमन भी इसके वेक्टर हो सकते हैं। अब उसके अलावा आरएनए वायरस इसके अंदर हो सकते हैं। ट्रांसफ़र होने का तरीका जो है एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स यानी कि हवा के ज़रिए से ये फैल सकता है। और उसकी जो अलामात हैं, सिम्टम्स है, ये लंबे सारे सिम्टम्स लिखे हुए हैं। पहला जो सिम्टम लिखा हुआ है वो है लेबर्ड ब्रीदिंग, यानी कि जो है ब्रीदिंग होगी वो हमारी आसान नहीं होगी, हमें जो है मुश्किल से ब्रीदिंग हमारी हो पाएगी। प्रेशर इनसाइड द चेस्ट विद पेन, सीने में जो है प्रेशर महसूस हो रहा होगा, उसके साथ दर्द भी होगा। वीकनेस, डिफ़िकल्टी इन स्पीच, वीकनेस भी होगी और डिफ़िकल्टी होगी बोलने में। लो ऑक्सीजन लेवल यानी कि ऑक्सीजन का अमाउंट जो है कम भी हो सकता है। तो ये अलामत है हमारे पास कोरोना वायरस की। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना था और उसके साथ साथ जो है हमारे चैप्टर जो है वो भी ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह इसके जो है एक्सरसाइज और एमसीक्यूज का जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।